किया, फिर विधानसभा चुनाव में भी नहीं किया, इतने लोग होते हुए भी। तो पर्पस क्या है हमारा? हम जब उनको बताते हैं कि भाई हमारा पर्पस है व्यवस्था परिवर्तन, बोले क्या व्यवस्था परिवर्तन? तो कुछ परिवर्तन हम चाहते हैं, हमारे दिमाग में है, और हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को पूरे समाज में जिनको वैसे ही परिवर्तन चाहिए। और कई बार आदमी को मालूम नहीं होता कि उसको वो परिवर्तन चाहिए, तो उसे फिर हम समझाते हैं, जैसे आज सेशन हम लोग ले रहे हैं। तो अभी हमारी 36वीं ट्रेनिंग है, ये 36वीं ट्रेनिंग का दूसरा दिन है आज, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई आज तक हमने जो 36 ट्रेनिंग की हैं उनमें लोगों को क्या बताया। बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं वहाँ पर, पूरे 3 दिन का ब्यौरा नहीं मिलता है। मोटा मोटा एक कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, कोई छोटा मोटा मिल जाएगा, लेकिन पूरी डिटेल में आपको टुकड़ों में मिलेगा ये। तो आप वो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप वो बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मौजूदा दौर में जो व्यवस्था है वो कैसी है। मौजूदा दौर में जो व्यवस्था है वो सही है या गलत है। यदि वो सही है, फिर हमारा और आपका जो है ना वो इतना ही रिश्ता है कि आपको जो हमसे मदद चाहिए वो लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यदि वो गलत है तो उसको बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए आपको जन जागरण करना पड़ेगा। उसमें सत्ता परिवर्तन एक हिस्सा तो हो सकता है, एक पार्ट तो हो सकता है पूरी प्रोसेस का, लेकिन वो टारगेट नहीं हो सकता। क्योंकि व्यवस्था जिसके लिए बदलनी है उसको मालूम ही नहीं है कि मेरे लिए कुछ बदलना है। वो ये सोच रहा है जो है इससे बेहतर नहीं हो सकता, जो मेरे पास सुविधाएं हैं या जो मेरे पास लोग हैं या जो मेरे पास आसपास जो माहौल है उसमें और कुछ संभव नहीं है, और मैं अकेला क्या कर सकता हूं, उसके मन में ये है। और उसको ये लगता है कि आप जो बात कर रहे हो वो कहने में तो ठीक है लेकिन असलियत में ठीक नहीं है, ऐसा उसको महसूस होता है। तो आज हम आपके बीच ये बात रखेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम किस मिशन में निकले हैं, और यदि आपको लगे कि वो मिशन आपका भी होना चाहिए या था, या ऐसा कभी आप सोचते थे, तो फिर हम साथ मिलकर के इस कारवां को और बड़ा करेंगे। अब व्यवस्था में क्या क्या आता है? मूल रूप से व्यवस्था में आता है कि आप जो जीवन यापन के लिए आप कुछ करते हो, यानी एक आपका रोजगार, आप रोजगार कुछ भी करते हो उसके लिए कुछ आपको सिखाया जाता है, यानी आपकी शिक्षा। फिर आप जब कभी देर सबेर कभी बीमार पड़ने लग जाओ तो वो बीमारी, फिर समाज में कोई झगड़ा होने लग जाए, वो झगड़ा का निपटारा करने के लिए कोई न्याय व्यवस्था है, फिर खाने पीने के लिए जो अनाज उगाने की व्यवस्था, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने की व्यवस्था, एक दूसरे की रक्षा करने की व्यवस्था। तो हम इसको इस तरह से मोटे तौर पर लेके चल सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। क्यों? इसको इस तरह से इस एंगल में बांट सकते हैं। बाकी इसी के अंदर कोई ना कोई पार्ट जो बच जाएगा वो इसी के अंदर आ जाएगा। ये व्यवस्थाएं क्या हैं और ये आपके लिए बनाई गई हैं या आपने बनाई हैं या किसी और ने बनाई हैं? अपने लिए बनाई है यानी उसने अपने लिए बनाई है या आपके लिए बनाई है, इसको एक बार आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हम शिक्षा व्यवस्था पर ही बात कर लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था में हमारा बच्चा जो है वो सुबह मतलब स्कूल के लिए निकलता है उठते ही, और पूरा दिन वो किताबों के अंदर लगा रहता है, याद करता रहता है, खूब याद करता है और रट्टे मारता रहता है। और सभी बच्चों को सभी पेरेंट ये कहते रहते हैं कि तुम जो मेहनत कर रहे हो वो पूरी नहीं है, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। और वो इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो फिर वही रिजल्ट आता है कि यार तुम्हें तो फर्स्ट आना चाहिए था और फर्स्ट आप आ नहीं पा रहे हो, तो गड़बड़ है। तो फर्स्ट तो एक ही बच्चा आ सकता है 40 बच्चों की क्लास में,
और इस प्रोसेस में गुजरते गुजरते वो अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल पढ़ाई पढ़ता है रट्टे मार मार के, और फिर जब 20-25 साल बाद वो कोई काम करने के लिए किसी कंपनी या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जाता है, तो फिर वहाँ पर उसका जो बॉस है या उसका ट्रेनर है वो उसे बोल देता है कि जो आज तक सीख के आया है वो अपना घर पे रखिए, यहाँ हम नया सिखाएंगे। क्यों जी खोज साहब, ऐसा ही करते हैं ना हम लोग, सबको यही करते हैं, प्राइवेट संस्थानों में भी यही करते हैं, सरकारी में भी यही करते हैं। जो आदर्शवाद की बातें करी थी, जो दूसरी बातें थी, जो किताबी ज्ञान था, वो बोलते हैं उसको रख के आ, अभी क्या करना है वो हम बताएंगे तुमको। तो शिक्षा व्यवस्था में जो उसको यानी 25 साल तक अगर कोई बच्चे ने जो पढ़ा है, अगर वो उसके जीवन में काम ही नहीं आना है तो क्या वो पढ़ाया जाना चाहिए? अगर आपने जो पढ़ाया, आपने मतलब स्कूल ने, आप बताओ स्कूल का सिलेबस आपने बनाया कि बच्चे ने बनाया? किसने बनाया? किसी ने भी नहीं, सरकार ने बनाया, जिसको हम सरकार बोल रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था ने बनाया ना, सिलेबस बना दिया, उसमें आपका बच्चा जैसे वो कह रहा है वैसे पढ़ रहा है, जो सिलेबस उसको पढ़ाया गया वो पढ़ा, मां बाप ने पूरा सपोर्ट किया, टीचर्स ने पूरा जोर लगाया। जब वो एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में गया, फिर तीसरी क्लास में गया, फिर चौथी, फिर आखिरी क्लास तक जाते जाते वो पढ़ता रहा, हर क्लास में पास हुआ तभी वो अगली क्लास में गया। और जब उसने सारी क्लासेस पढ़ ली तो उस क्लास के बेस पर उसे जब रोजगार मिलना होता है तो फिर कहते हैं कि जो तुम आज तक पास होके आए हो वो नहीं काफी है, फिर तुम्हें अब एक और पेपर पास करना पड़ेगा। यदि वो काबिल नहीं था, उस इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद यदि वो बच्चा काबिल नहीं था तो उसको पास ना करते ना, नहीं, उससे मेहनत करवाते, उसके मां बाप को बोलते अभी इसमें ये कसर है, इसमें ये कमी है, पर एक बार जब उसको तुमने अपने कॉलेज से पास कर दिया तो उस लेवल के सभी कामों के लिए उसकी योग्यता बनती है। आपके बताए हुए सिलेबस से उसने पढ़ा है, यदि आपका बताया हुआ सिलेबस उसको रोजगार नहीं दे सकता है तो उसको वो चीज पढ़ाई जाए जिससे उसको रोजगार मिले। तो आप ये व्यवस्था चाहते हो जो चल रही है, या फिर प्रत्येक बच्चे के लिए व्यवस्था हो वो चाहिए? बच्चा गरीब हो या अमीर हो, सबके घर में खुशियां मनाई जाती हैं। यह कहा जाता है जब वो उसका जन्म होता है कि परमात्मा का दूसरा रूप पैदा हुआ है। क्यों? हर कोई खुशियां मनाता है ना उसके पैदा होने पर। वो बच्चा बाद में आने वाले टाइम में उसको फिर ये सरकार में बैठे भ्रष्ट लोग या फिर स्कूल में बैठा हुआ वो फ्रस्ट्रेटेड मास्टर जी डिसाइड करता है कि तुम्हारा बच्चा काबिल है कि नहीं है। क्यों जी? वो नौकरी करने वाले लोग तय करते हैं परमात्मा के रूप को कि वो काबिल है कि नहीं काबिल है। भाई, प्रत्येक बच्चे को परमात्मा ने एक खास तरह का दिमाग देकर भेजा हुआ है, वो उससे परे कुछ नहीं कर सकता। जैसे जिस बंदे को अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था, मेरा एक मित्र है जिसकी आज से लगभग 1-1.5 साल पहले नौकरी लग गई थी। वो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक लगा और उसने वो टीचर की नौकरी करने के लिए 7 साल तक पेपर की तैयारी की। मैंने 2012 में नौकरी छोड़ दी थी, मैं हरियाणा सरकार में टीचर था। मुझे नौकरी छोड़े हुए उस वक्त 10 साल हो गए थे। 2022 की मैं अगर बात कर रहा हूं तो यह किसान आंदोलन के बाद की बात है। मैं 10 साल पहले नौकरी छोड़कर गया, वो 7 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा है। और मैं उसे कहने लगा, मैंने उसका नाम लेकर बोला, अभी नाम नहीं लूंगा, मैंने बोला भाई तुम नौकरी के लिए नहीं बने हो, तुम्हारा जो दिमाग है वो नौकरी में नहीं चलेगा, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो उसने कहा कि यार मतलब घर वाले नहीं मानते, कुछ जीवन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि भाई स्थायी कोई रोजगार होना चाहिए, इस टाइप की बातें उसने करी। मैंने कहा तुम स्थायी रोजगार के लिए बने ही नहीं हो। लेकिन बंदे को बात समझ में नहीं आई और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी ज्वाइन करने के बाद आज उसे 1-1.5 साल के करीब हो गया है
और आज मैं उससे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था और उसने फ़ोन पे मुझे बताया, वो रोने लगा, बोला कुछ नहीं है नौकरी नाकरी यार, ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब है, लोगों के बीच जाकर काम करने में जो आनंद है वो ऐसे बंधे रोज़ की रोज़ उसी स्कूल में वही आ जाओ वैसे चले जाओ, मैं नहीं कर सकता ये नौकरी, मैं तो सुसाइड कर लूँगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इस ज़िंदगी, 1-1.5 साल में ही हो लिया। तो मैंने तो उसको वो यही बोला कि तुमको तो मैंने बोला था कि तुम नौकरी के लिए नहीं बने हो। बोला उस वक्त मुझे समझ में नहीं आई थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बच्चे को परमात्मा ने कोई टैलेंट दिया है, प्रत्येक बच्चे को। अगर स्कूल के पास, समाज के पास ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कि वो उस बच्चे के टैलेंट को पता लगा सके और उसको उसी दिशा में तैयार कर सके और फिर उसी से उसका रोजगार, उसका जीवन यापन चल सके, जिससे कि वो अपनी भी समृद्धि करे और अपने समाज और अपने देश की भी, वो व्यवस्था बढ़िया है या सभी को नंबरों की दौड़ में लगा देना बढ़िया है? हाँ जी, हर एक बच्चे के लिए व्यवस्था बनानी जरूरी है या सबको नंबरों की दौड़ में होना चाहिए? हर एक बच्चे वाली। अब हर एक बच्चे वाली व्यवस्था के लिए जनता सरकार मोर्चा में अपने पास वो साइंस डेवलप हो चुकी है कि अब हम 3 साल की उम्र से किसी भी बच्चे का ये पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये दिमाग है। तो प्रत्येक बच्चे के लिए 100% रोजगार वाली शिक्षण व्यवस्था बनाई जा सकती है। यह जनता सरकार मोर्चा का पहला उद्देश्य है। यह है जनता सरकार मोर्चा का पहला उद्देश्य। तो आप सब में से ये आपने तय करना है कि आप लोग इस व्यवस्था में क्या भूमिका अदा करने वाले हैं। प्रत्येक तरह का आदमी चाहिए इस भूमिका के लिए। जैसे ये तो पहला हो गया शिक्षा वाला। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं हम। अभी आज के टाइम पे स्वास्थ्य का क्या हाल है? सरकार ने, बाजार ने, दोनों ने मिलकर, सरकार और बाजार, ये दोनों, जिसको आप सरकार कह रहे हो, उसने और बाजार ने मिलकर ये कसम खाई है कि आपको स्वस्थ नहीं रहने देना है, आपको जानबूझकर बीमार रखना है। ये तय किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? और यदि आपको यह बात समझ में आ जाए कि पूरा जीवन शैली, पूरा दिन आपका जिस तरह से कटता है वो आपको दिया गया है, वो आपके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई है, वो मजबूरी आपके सामने इस तरह से बना दी गई कि आप उस सिस्टम में, मतलब आना आपकी मजबूरी हो गई। जैसे कि आप बताइए, सुबह जल्दी उठोगे तब ज्यादा स्वस्थ रहोगे या लेट उठने से रहोगे? जल्दी उठने से। अभी जल्दी उठकर अगर आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है और एक जल्दी उठने के लिए आपके पास कुछ काम है, तो दोनों में से ज्यादा चांसेस कब के हैं आपके उठने के? उठकर कुछ काम होगा। आमतौर पे सुबह उठ करके क्या क्या काम हो सकते हैं? ज्यादातर सुबह उठ करके या तो आध्यात्म का कोई काम करना हो, आपको कोई मेडिटेशन वगैरह करना हो, या आपके घर में डंगर ढोर है, पशु है, अगर कोई आपने भैंस गाय पाल रखी है तो उसका धार डोकी, मतलब धार निकालना, दूध निकालना, या फिर उसको चारा डालने का काम है। और आपके अगर घर के अंदर टॉयलेट नहीं है तो आपके गांव में, आपके जंगल बाहर आपको फ्रेश वगैरह होने के लिए जाना पड़े। ये 2-3 काम है। देखना, आप इसको समझना। यानी कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। उठ करके सबसे पहला काम आदमी का क्या होता है? फ्रेश होने का होता है। जो उसने पिछले दिन पूरा जो खाया था वो जब पेट के अंदर प्रोसेसिंग हो करके अब वो खाद में तब्दील हो गया है तो अब उसको खेत को देना है, ये अपना काम होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, आपके साथ मिलकर के आपको ये बताया कि जो तुम बाहर जंगल में जाते हो ना, उससे गंदगी फैलती है और आपको जो टॉयलेट है वो आपको अपने घर में बना लेना चाहिए। और अब आपको इसकी सच्चाई बताते हैं, असलियत। असलियत यह है कि यदि आपका एक्सक्रीटा, यानी अगर आपका मल जमीन में पड़ता है
आमतौर पे हम लोग क्या करते थे, गड्ढा खोद करके ऊपर मिट्टी ढक के आते थे जंगल में जब जाते थे। और ना भी अगर ढके और रेत के अंदर अगर आपका मल गिरता है, अगर मूत्र गिरता है, मान लो सड़क के ऊपर, पौधों के ऊपर अगर पेशाब हम लोग करते हैं, वो यूरिया का काम करता है। यूरिन जो है जैसे ही हवा के साथ संपर्क में आता है वो यूरिया बनाता है, ये तो सबको मालूम ही है। मल की जो खासियत है, अगर वो मिट्टी के अंदर जब डाला जाए या जंगल में डाला जाए या खेत में डाला जाए, तो अगले 3 घंटे में उसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाता है जो उसको मिट्टी में मिलाने की प्रोसेस चालू कर देता है, वापस मिट्टी में मिलना चालू हो जाता है। वो बात समझ रहे हैं आप? यानी कि उसको मिट्टी में मिल गया तब उसके अंदर गंदगी आएगी। या फिर दूसरा एक और तथ्य है इसी मल को लेकर के, यदि यही मल किसी चिकनी जगह पर या किसी समतल जगह पर गिरे और वहां नमी रहती हो, तो ऐसा बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा जो आपको लगातार बीमार करेगा। तो यदि आपके घर में टॉयलेट है, और खास तौर पे आजकल तो कमरे के अंदर अटैच करके बनाते हैं, बेडरूम के अंदर ही, यदि वहां पर टॉयलेट है तो वहां पर ऐसा बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएगा जो पूरे घर के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तब आपके घर में नकारात्मकता भी आएगी और बीमारियां भी आएंगी। तो दोनों में से व्यवस्था कौन से वाली बढ़िया, पहले वाले के बाद वाली? पहले वाली। यदि आपको बाहर जाना है फ्रेश होने के लिए, आपको जल्दी उठना मजबूरी हो जाएगी, और जल्दी उठोगे तो यह आयुर्वेद में अब साबित हो चुका है कि आपका जो दिल है और फेफड़े हैं ये सुबह 3 बजे के बाद ही चालू होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा काम करते हैं। आपका पैनक्रियाज शाम को 8 बजे बंद हो जाता है काम करना, मतलब जो पेट का जो हाजमा है वो 8 बजे बंद हो जाता है। यानी अगर आपने 6 बजे के बाद कुछ भी खाया है, वो कुछ भी शरीर में नहीं जाएगा, वो जैसा गया है वैसा ही बाहर निकल जाएगा, उसका शरीर को कोई पोषण नहीं मिलने वाला 5-6 बजे के बाद कुछ भी खाया है। तो इन्होंने क्या किया, देखो कमाल की बात, आपको देर सुबह तक उठाना है तो आपको देर रात को सुलाना पड़ेगा। तो देर रात को सुलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे बहाने किए। पहला बहाना, आपकी जो मंडी है वो शाम को लगेगी, मंडी से सामान लाते लाते ही 8-9 बज जाएंगे आपको बाजार से ही, ठीक है, सब्जी मंडी जो खास तौर पे जहां आपके लगती है। फिर आपके जो सीरियल हैं, जो पसंदीदा सीरियल या फिल्म है वो 9 बजे के बाद आएगी, ताकि आप उसके इंतजार में जागते रहो। इंटरनेट भी 10 बजे के बाद ही फास्ट चलेगा, अगर आपका इंटरनेट पे काम है तो 10 बजे के बाद आपको जागना पड़े। आपकी ट्रैवलिंग कर दी जाएगी ताकि आप जब अपना दूर से काम करके आओ तो रात को देर से ही पहुंचो, तो आप टाइम से खाना ही ना खा पाओ, टाइम से आप खाना ही ना खा पाओ, ट्रैवलिंग करते रहो, साथ में आप देर रात तक जागने के बहाने ढूंढते रहो। उसके 3-4 काम। पहली बात, आपका लीवर फैटी हो जाएगा। आप किसी भी, कोई डॉक्टर है डॉक्टरी लाइन से, कोई है? हाथ खड़ा करो पूरा। देखिए डॉक्टरी लाइन से ये बैठे हैं, ये बता देंगे आपको, कोई भी शहर है भारत का, गांव में भी अब आजकल यही होने लगा है, जिस गांव में बिजली चली गई है पूरी तरह से, अदरवाइज कोई भी शहर है, हर शहर के हर आदमी का, छोटा हो या बड़ा हो, सबका लीवर फैटी है इस टाइम पे। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? 100% लीवर फैटी, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक आध आदमी बीमार पड़ा हो, एक आध आदमी का लीवर फैटी हो तो अलग बात है, लेकिन हर किसी का। और इतने हरामखोर हैं एलोपैथी वाले डॉक्टर कि वो लीवर फैटी को नॉर्मल कहने लग गए। आजकल तो सबका ही होता है जी, मतलब जैसे हार्ट अटैक होना नॉर्मल हो जाए, बीपी शुगर होना नॉर्मल हो जाए, मतलब उसको ठीक करने की दिशा में काम नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार ये ठीक, ये नॉर्मल नहीं है, हम बीमार होने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं, हम बीमार रहने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, स्वस्थ रहने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसा इंतजाम करेंगे कि आप सबका लीवर फैटी। तो देर रात तक जागने की वजह से लीवर फैटी, फिर सुबह देर से उठने की वजह से फैटी, फिर सुबह उठते हैं, मैं जो बता रहा था आपको,
यदि आप खुली हवा में जाते हैं और पैदल चलते हैं या थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो दिल थोड़ा जोर से धड़कता है और आपके फेफड़ों में सांस थोड़ी, ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो वो ऑलरेडी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो उनको उस ज़्यादा चीज़ की डिमांड होती है। और उस वक्त आपकी बॉडी ठंडी नहीं होनी चाहिए, ये भी नियम है स्वस्थ रहने का। लेकिन भैया जी, आपने अगर रात को कूलर चलाकर सोया है या एसी चलाकर सोए हो, उस वक्त तो आप सबसे ज़्यादा ठंडी में हो। क्यों? पहले क्या होता था, हम लोग खुले आंगन में सो रहे हैं, खुले आंगन में सो रहे हैं तो 4 बजते ही आपको उठाने के लिए मुर्गा बांग दे देगा, नहीं देगा तो आसपास जो आपका पशुधन है वो अपने आप ही मतलब उठ करके आपको उठाना स्टार्ट कर देगा, आप कैसा इंतजाम कर देगा। लेकिन जिसके घर में पशुधन नहीं है, वो तो, हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि जिसके घर में, अगर किसी के घर में एक भी भैंस नहीं होती थी ना, मैं अपने हरियाणा की बात बता रहा हूँ, पहले अगर किसी घर में शादी करनी होती थी, तो लड़की की शादी करनी है तो लड़के वाले के घर में ये चेक किया जाता था कि इनके घर कितने पशुओं की जगह बनी है। यानी कि खानदान का पता इस बात से चलता था कि ये मेहनतकश लोग हैं या हराम का खाने की आदत पड़ चुकी है। और मेरे दादाजी बताया करते थे कि जिसके घर से पशु चला गया, समझो सत्यानाश स्टार्ट हो गया उसके घर में, उसके घर का सत्यानाश शुरू हो जाता है। और इन लोगों ने तो कैलकुलेशन ये बताई हम लोगों को कि पशु तो होना ही नहीं चाहिए घर के अंदर ना, उससे ज़्यादा सस्ता तो थैली का दूध रहता है, पैकेट का दूध रहता है, ये हमारे को ये बता रहे थे। तो सुबह आपका शरीर ठंडा नहीं होना चाहिए, प्लस आपका हार्ट और आपके फेफड़े उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फास्ट काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको खुली हवा की ज़रूरत है। और यदि आप इसी टाइम पर खेत का काम कर रहे हो, अपने पशुओं का काम कर रहे हो, या आप बाहर जंगल में जा रहे हो, तो आपको उसके अंदर लाभ ही लाभ है चारों तरफ से स्वस्थ रहने का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब जब आपके पास जंगल है तो आपके घर में जो पशु बंधे हैं उनको चरने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से लेकर रात तक जितना मर्जी चर के आओ, उनको कोई खर्चा भी नहीं होगा। और जब आपके पास जंगल है तो आपके घर में जब चूल्हा जलता है, उस वक्त की भी आपको ईंधन की कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में डंगर भी है तो उनका गोबर भी है, खूब उपले भी बनेंगे और जंगल से आपको लकड़ी भी मिलेगी। आज के टाइम पर अगर आपने थोड़ा सा लग्जरी लाइफ अगर देखनी हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो अपने आप को, जर्मनी, जो 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 अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वहां मैं आपको बताऊं, वहां बर्गर, पिज्जा और ये कोल्ड ड्रिंक, कॉफी और चाय, ये सब पीना गरीबी की निशानी मानी जाती है। वहां टुच्चे आदमी पीते हैं ये सारा काम, सबसे निचले लेवल पर कमाने वाले लोग, यानी जो सबसे निचले स्तर के आदमी हैं वो ये सब खाते। उनके अगर खाने में हरी पत्ती अगर पड़ी हो, हरी सब्जी अगर पड़ी हो, तो वो लग्जरी, अमीरियत का निशानी है। और अपने यहां पर वो तो अपनी हर घर में मिलती है यार, बेल सब्जी की, हरी सब्जी की बेल परमानेंट, यानी कि वहां जो लग्जरी है ना, वो हमारे यहां अबंडेंस में है और पहले थी। दूसरी चीज, जाओ आप हाईवे पे चले जाओ कहीं भी, वो आपको क्या कहेंगे, चूल्हे की रोटी मिलती है हमारे यहां। चूल्हे की रोटी अब लग्जरी हो गई है, यानी कि अमीरियत की निशानी है चूल्हे की रोटी, गरीबी की निशानी नहीं है। ये हरामखोर नेता लोग आप लोगों को ये बताते हैं कि पहले धुएं में जो रहते थे हम, चूल्हे में हमारी माएँ रोटी बनाती तो धुएं में रहती थी, उनकी आंखें खराब होती थी। अरे आपकी दादी और नानी के किसी के चश्मा चढ़ा हुआ था क्या? किसी के भी? आपकी बेटियों को सबको चढ़े हुए हैं। जो गैस पे रोटी बनाती हैं उनको चढ़े हैं चश्मे, जो चूल्हे पर बनाती है उनको तो कभी नहीं चढ़े। नहीं समझ रहे? फिर सबसे महंगा खाना पता करो विकसित देशों के अंदर कौन सा है? सबसे महंगा खाना है स्मोक्ड फूड, चारकोल वाला फूड, स्मोक्ड, यानी कि लकड़ी के धुएं में या उपले के धुएं में पकाया हुआ भोजन सबसे स्वादिष्ट और सबसे हेल्दी माना जाता है। वो तो हमारी रोटी चूल्हे में वैसे ही धुएं में पकती है। नहीं समझे? हम तो अपने घरों में जो दूध उबालने का जो प्रोसेस है, जो हम दूध उबालते हैं,
उसकी जो हम आरा बनाते हैं, वो जो मिट्टी का, वो कैसा बनाते हैं? थोड़ी तंग जगह में बनाते हैं ना, कि उसमें से तो धुआं निकले वो वहीं के वहीं उसको काला करता रहे, वो काला होता रहता है। वो ऑलरेडी स्मोक्ड मतलब दूध होता है। यानी हमारे पुरखों के पास पूरा विज्ञान था शरीर को समझने का, और उन्होंने हमको सबसे लग्जूरियस लाइफ दे रखी थी। लेकिन हम बेवकूफ लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पड़कर अपने ही सारा सत्यानाश कर लिया। ये जो हिस्सा है ना, ये जो तगड़ी वाला हिस्सा जहां पे हम बांधते हैं अपनी पैंट शर्ट को पहनते हैं, इससे नीचे का जो हिस्सा है वो जितना खुला रहेगा उतने हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए हमारे पहनावे में धोती, दामन, फरगल, पजामे भी कितने खुले खुले होते थे हमारे पुराने टाइम पे, नहीं, पूरा खुला एकदम रखा गया था। यह व्यवस्था कितनी खूबसूरत थी। सिर के ऊपर जो पगड़ी है इसका अपना एक वैल्यू है। जो धूप लगती है, डायरेक्ट धूप ना लगे, डायरेक्ट हवा ना लगे, जिससे कि वो चीज एकदम सुरक्षित रहे और आप असलियत में सोचने समझने की क्षमता ना खोलो, इसके लिए यह इंतजाम किया गया था। तो आपको पगड़ी दी इन्होंने, हर जगह की पगड़ी, राजस्थान की पगड़ी देखोगे आप हरियाणा की पगड़ी से अलग मिलेगी, वो हिमाचल की पगड़ी से अलग मिलेगी, हर जगह की पगड़ी अलग मिलेगी, हर जगह की धोती अलग मिलेगी। जहां जिस टाइप की वनस्पति होगी, जिस टाइप का वातावरण होगा, उसके हिसाब की धोती होगी। इतनी बेवकूफाना तो जनरेशन नहीं थी हमारी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऐसा गेम खेला कि इन्होंने हमें मजदूरों वाली कपड़े पहना दिए। ये जो जीन्स है ना हम लोग पहनते हैं, जैसे गुड़िया ने पहन रखी है जीन्स, ये मालूम है किसके लिए बनी थी? ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, रशिया के अंदर जब फैक्ट्रियां खुलने लगी, जर्मनी के अंदर जब मजदूरों को जब फैक्ट्रियों में काम करना था, तो वहां कपड़ा बहुत जल्दी गंदा होता था। तो उन्होंने मोटा कपड़ा बनाया मजदूरों के लिए, जीन का। वो मजदूरों के लिए बनाया गया था, गरीबों के लिए। उन्होंने यहां पे उसको अमीरियत की निशानी पेश करके कर दिया। हमने उसको फैशन का पार्ट बना लिया। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने हमारे सबके पहनावे उड़ा दिए बीच में से। अच्छा, ये सेहत के मामले की बात हो रही है। आपने अपने माताओं के, अपनी दादी के गले में, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में पाजेब के तौर पर या गंटरी और मोटे मोटे वो सोने और चांदी के आभूषण देखे हैं। ये सारा स्वास्थ्य कारणों से था। सोने के पास, सोने की जो खासियत है वो सूरज की ऊर्जा को ग्रहण करके संग्रहित रखता है। चांदी चांद की ऊर्जा को, शीतलता को संग्रहित रखता है। शरीर का जो हिस्सा गर्म चाहिए उसके लिए सोने के आभूषण है, शरीर का जो हिस्सा ठंडा चाहिए उसके लिए चांदी के आभूषण है। इसलिए हम सब लोग, सोना और चांदी हमारे पास हर घर के अंदर खूब रहता था। तो उन्होंने क्या किया कि बैंकों में गिरवी रख के ले लो ना, पैसा ले लो, पैसे से आप धन कमाओ, सेहत भी गई। यानी आपका खाना बनाना, अच्छा खाना बनाने के बाद किस तरह से बैठकर खाना है। अगर आप चौकड़ी मारकर खाते हो उसमें आप हेल्दी रहोगे। आप अगर टेबल पर बैठकर खाओगे तो आपके घुटने खराब होंगे, आपका हाजमा खराब होगा। तो उन्होंने आपको डाइनिंग टेबल दे दी। ठीक है, पकाने का तरीका हो गया, फिर खाने का तरीका होगा, फिर लैट्रिन करने का तरीका। यदि आप पूरा उकड़ू बैठकर करते हो तो पूरी आंत खाली होती है। छोटी आंत पूरी तरह से, इस तरह शेप हमारी बॉडी की इस तरह से है कि आपको बैठना पड़ेगा उकड़ू, और वैसे बैठ करके अगर आप लैट्रिन करते हो तो पूरी तरह से साफ होगे। लेकिन उन्होंने आपको फिर अंग्रेजी वाली शीट दे दी ताकि आप आधे बैठो। आधे बैठोगे तो आप आधे खाली होगे, आधे खाली होगे तो आपका आधा गंद अंदर पड़ा है। वो गंद यहाँ गैस बनेगी, वो सीधे दिमाग में चढ़ेगी, आप बीमार पड़ोगे उल्टा। जितने महिलाओं में यूरिनल इन्फेक्शन के केस टॉयलेट शीट आने के बाद आए, उससे पहले कभी नहीं थे। यानी टॉयलेट शीट महिलाओं को उल्टा बीमार करने के लिए काफी है, और जो अंग्रेजी शीट है वो तो बिल्कुल ही खतरनाक है। तो बैठकर खाना, अच्छा ऊपर से पेशाब करने का जो तरीका है, जेन्युइन जो रियल तरीका है जिससे आपकी किडनी एकदम से परफेक्ट रहे, वो है सिर्फ पंजे पंजे पर बैठ करके पेशाब करना। पंजे पे बैठकर
जैसे हम लोग दूध निकालते हैं ना गाय भैंस का, सिर्फ पंजे पे बैठ के निकालते हैं हम लोग, उसमें देखोगे आप बाल्टी अगर हाथ में पकड़ी हुई है तो आप सिर्फ पंजे पर बैठ करके और निकालते हो, वही तरीका पेशाब करने का है। लेकिन इन्होंने हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर, हर जगह पर जितने भी बाथरूम बनाए हैं सब में आदमियों को खड़ा होकर के पेशाब करना पड़ेगा, उससे आपके घुटने खराब। पानी पीने का तरीका, लोटे से पानी पीना, ऊपर से बैठ कर पीना, ये दो तरीके बेस्ट हैं पीने के। और मुंह लगाकर ना पीना, हाथ से पीना, ये तरीका है पानी पीने का। लेकिन उन्होंने आपको गिलास दे दिया, पतला दे दिया, और आजकल के बच्चे तो जूस को पाइप से पीते हैं, पतली सी पाइप से, छोटे छोटे बच्चों को पाइप दे दी। जितना नीचे का बेस पानी का, कोई भी बर्तन है ना, देखो ये जो बॉटल है ना, ये बहुत खतरनाक है, एक्चुअली खतरनाक है। ये गिलास में पानी पीना बहुत खतरनाक है। सभी बोतलों का मुंह बिल्कुल भीड़ा है, पतला है, बहुत खतरनाक है। जिस बर्तन में पानी पिया जा रहा है उसका मुंह पूरा खुला होना चाहिए, जैसे बाहर वो लुटिया रखी है लेकिन वो प्लास्टिक की है, उसमें गड़बड़ी है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या समझ रहे हैं? तो उन्होंने पानी पीने का तरीका छोड़िए, दूध पीने का और मतलब सब कुछ पीने का तरीका बदल दिया। हम लोग तो जब शुरुआत में हमारे देश में चाय आई, चाय भी कटोरे में ही पीते थे, कटोरी और कटोरे में। गिलास का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहां, ये कॉन्सेप्ट भी उन लोगों ने दिया। मतलब आप कौन से बर्तन में खा रहे हो, कौन से बर्तन में पका रहे हो, किस बर्तन में पका रहे हो, किस आंच पर पका रहे हो, किस आग में पका रहे हो। मतलब आप गैस की आग से पका रहे हो ना, रिसर्च पढ़ो, पिछले साल ही तो रिसर्च आई है, पिछले साल ही आई थी वो, 2023 की रिसर्च है कि अगर आप रसोई गैस, एलपीजी गैस से अगर आप रोटी बना रहे हो तो आपके पेट में गैस्ट्रिक बनने की संभावना ज्यादा है, अभी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं। आटे की, गेहूं का आटा अगर आप खा रहे हो तो कैंसर के चांसेस हैं। हमारा तो अनाज होता ही नहीं गेहूं, गेहूं तो हमारे डंगरों के लिए भी खतरनाक था, ये अमेरिका से आया था, हमारा अनाज नहीं है गेहूं, हम तो मोटा अनाज खाते थे। और जिस वक्त हम मोटा अनाज खाते थे पूरे गांव में एक आदमी बीमार दिखा दो, एक सिंगल आदमी बीमार नहीं था। और आपके राजस्थान की और हिमाचल की, दो जगह की तो मैं मिसाल देता हूं कि राजस्थान का और हिमाचल का आदमी कभी बीमार नहीं हुआ था, अभी आपके गांव में बीमार होने लगे हैं जब से कोरोना की वैक्सीन बड़ी टिकी है। कोरोना की वैक्सीन के बाद ही आप लोगों का बुरा हाल होने लगा, उससे पहले मैंने राजस्थान का और हिमाचल का आदमी बीमार नहीं देखा। यहां अगर हार्ट अटैक भी अगर किसी को होता था तो शहरों के होता था, और शहरों में भी उस आदमी को होता था जिसको डॉक्टरों का शौक हो, डॉक्टरों के पास जाने का, जो इंजेक्शन से लगवाया करते थे। जिनको डॉक्टरों के पास जाने का शौक नहीं है उनको इतनी बीमारियां नहीं होती थी। तो अब यहां से एक क्लैरिटी आई कि भोजन का उगाना, अभी पहले उगाने पे आ जाते हैं भैया। उगाने के लिए आपको बीज असली चाहिए, आप किसानों के पास, किसी के पास असली बीज नहीं है, मंडी से बीज लाना पड़ता है, वो हाइब्रिड बीज है। पहले हाइब्रिड आता था, अब जीएमओ आता है कि नहीं। उसके बाद उसको उगाने के लिए अगर वो मिट्टी ठोकी है धरती तो आपका खाना हेल्दी होगा वहां। लेकिन यदि आपने ट्रैक्टर से और दूसरी चीजों से उसको दबा दबा के पक्का कर दिया है, तब आपको पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, खरपतवार की भी जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ेगी। उसमें सबको पता है ग्लाइकोसेट सल्फेट है उसके अंदर ऑलरेडी है, ग्लाइफोसेट है ना उसके अंदर, पेस्टिसाइड और यूरिया जो आपको खाते हो उससे कैंसर होता है, पहले ही रिसर्च आ चुकी है। यानी आपके बीज में बीमारी, आपके उपचार में वहां बीमारियां हो जाए तो उसके उपचार में बीमारी, तो आपके दाना जो अनाज का आ रहा है उसी में बीमारी आपको दी जा रही है। उससे जमीन का पानी ज्यादा यूज करना पड़ रहा है तो नीचे का अंडरग्राउंड पानी खाली हो रहा है। अब आप ये समझिए कि भैया आपके अनाज उगाने में गड़बड़, फिर उसको घर तक ला करके उसको पकाने में गड़बड़। पकाने में कैसे? आटा पीस रहे हो, मान लो आप गेहूं पीस रहे हो या अनाज पीस रहे हो, एक तरीका है कि आप उसको हाथ की चक्की से या स्लो चलने वाली चक्की से पीसते हो, या तेल निकाल रहे हो तो स्लो वाली से, कच्ची घानी जिसको हम बोलते हैं, उस हिसाब से निकालते हो, ठीक है। या तो आप कोल्ड प्रेस से निकाल रहे हो, या कोल्ड प्रेस से अगर आप उसका कर रहे हो। दूसरा, आप
बिजली वाली चक्की से गेहूं को या दूसरे अनाज को पीस रहे हो, उसमें वो सारा अनाज गर्म हो जाता है, पूरा फास्ट होता नहीं है, गर्म हो जाता है तो उसका पोषण खत्म हो जाता है। यानी बीज बोना, फिर उसके बाद खेती करना, फिर उसके बाद अनाज घर तक लाना, उसको पैदावार बढ़ाना, फिर उसका आटा बनाना, फिर उसको चूल्हे पर पकाना, चूल्हा या गैस पर पकाना, पकाने के बाद फिर खाना, खाने का टाइम, फिर खाने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, कौन से मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए, सुबह किस टाइम खाना चाहिए, शाम को किस टाइम खाना चाहिए। आपके पास आपके स्कूल वालों ने किसी ने नॉलेज दी आपको? डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये कभी नहीं कहता कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, ये कभी नहीं कहता आपको खाना भोजन बदलना पड़ेगा, ये कभी नहीं कहता है कि आप बीमार आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो। ये एक बार दवाई चालू हो गई, जिंदगी भर दवाई बंद नहीं होने वाली, गारंटी है ये। यानी कि आपका भोजन और आपका जो लाइफस्टाइल है वही आपकी बीमारी का कारण है कि नहीं? ऊपर से हमारे पास एक तो एलोपैथी की पद्धति है इलाज की। एलोपैथी की पद्धति का क्या फंडा है? सिंपल सा फंडा है, वो ड्रग्स जो हैं उनको ड्रग्स बोलते हैं। वो ड्रग्स तो वैसे ही हम लोग नशे वाली चीज़ों को बोलते हैं, आदत पड़ने वाली चीज़ों को। अच्छा, वो ड्रग्स सिंथेटिक ड्रग्स हैं। बनती किससे हैं वो? पता होगा ना किससे बनती हैं वो? पेट्रोलियम पदार्थों में जो सबसे लास्ट में जो मटेरियल बचता है उससे बनती हैं वो। यानी कि मिट्टी से और से जमीन से जब कच्चा तेल निकाला जाता है उसका फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसमें से ये क्या नाम अपनी सीएनजी गैस, नेचुरल गैस पहले निकाल देते हैं, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर कोलतार और फिर ये छोटी मोटी बरोजा, ये सब चीज़ें निकलते हैं। लास्ट में जो बच जाता है वो लास्ट केमिकल जो बचता है उससे ये दवाइयाँ बनती हैं, या फिर पेट्रोलियम या फिर पेस्टिसाइड बनते हैं जो खेतों में डलते हैं। और ये सारे सिंथेटिक ड्रग हैं जो शरीर में जाकर कभी भी हजम नहीं होती हैं, जिनका एक ही काम है उस वक्त जब आप दर्द में हो, जब आप पेन में हो, आप तकलीफ में हो, उस टाइम वो आपकी अंदर की नसों को सुन्न कर देंगी, जो नस उस शरीर के हिस्से तक दिमाग को मैसेज देती हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। यानी आपको दर्द होना, महसूस होना बंद हो जाएगा, दर्द बंद नहीं होता है, बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी मतलब पता होना ही खत्म, सुन्न हो जाना एक तरह से हो जाता है। जैसे अब आपको सुन्न कर दिया, उसके बाद तो चाहे काट दो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अंदर से वो आपकी नसों को सुन्न करने का काम करती है। एक तो ये पद्धति है एलोपैथी की। एक दूसरी पद्धति है आयुर्वेद की, जो कहती है कि हमारी पद्धति का पर्पस ये है कि आदमी बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद का पर्पस क्या है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या और शरीर का और खान पान का पालन इस तरह से करना सिखा दिया जाए कि आप बीमार ही ना पड़ो, और पड़ भी जाओ तो औषधि जो है वो जड़ी बूटियों से और आसपास के ही पौधों से ले ली जाए, और आपकी किचन में जो रखा आपकी औषधि और मसाले वहीं से आपको ठीक कर लिया जाए। फिर होम्योपैथी भी यही करती है, जड़ी बूटियों से दवाई वाले जो औषधीय पदार्थ है, पौधे हैं, उनसे ही निकाल करके और उन्हीं को आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में होम्योपैथी यूज करती है। फिर एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मर्म चिकित्सा है। अब आप बताइए आपके लिए कौन सी स्वास्थ्य प्रणाली बढ़िया रहेगी, एलोपैथी की दूसरी? अब ये समझ ही तो है, अगर आपको बीमार होने से बचाना है तो ये समझ ही तो है। अब आप सब लोगों को उन्होंने ब्रश करना सिखाया है ना, सुबह सुबह। अब आयुर्वेद क्या कहता है कि सुबह उठने के बाद पहला रस कौन सा जाना चाहिए मुंह में? कड़वा। लेकिन वो कह रहा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, वो आपको नमकीन देता है। अच्छा, टूथपेस्ट का भी नहीं पता? करते हो ब्रश? रोज करते हो? कभी देखा उसके अंदर क्या क्या है? आज जाकर देखना। टूथपेस्ट के पीछे लिखा होता है कि इस टूथपेस्ट में क्या क्या है, ठीक है?
और सोडियम लोरेल सल्फेट एक बड़ा कंपोनेंट है इसका, सोडियम लोरेल सल्फेट। ढूंढो जरा साइड इफेक्ट क्या क्या है। कैंसर होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, आंखों में जलन होती है, आंखों की रोशनी खराब होती है, बाल उड़ते हैं, उसकी वजह से होता है। ये उसमें लिखा हुआ है। देखो कमाल की बात, उन्होंने आपकी टूथपेस्ट पे लिखा है कि आपको क्या दे रहे हैं, और गूगल पे लिखा है कि जो तुम ले रहे हो उसका क्या साइड इफेक्ट है। सब कुछ बताकर दे रहे हैं आपको। फिर आप के घर में जितनी नमकीन आती है, जितनी नमकीन आती है, पैकेट में कुछ भी आता है, अरे छोड़ो कुछ भी आता है, बाहर रैपर पड़े होंगे, सारे नौजवान बच्चों के लिए होमवर्क है, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, जितने बाहर पैकेट पड़े हो ना खाने की आइटमों के, नमकीन के, बिस्किट के, ब्रेड के, और जितने भी घर में हम खाते पीते सामान है, सब ले आओ एक बारी, ले आके उनकी आइटमों की लिस्ट बनाओ, इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट में, और एक बार सर्च करो उनके साइड इफेक्ट, और फिर देखो आपके घर में वो बीमारी है कि नहीं। सारी वही बीमारियां आपके घर में हैं जो आप पैकेट बंद खाने की चीजों से ले रहे हो। जितना तेल मार्केट में आ रहा है सारा जीएमओ आ रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। और ब्राजील की सरकार ने 2020 में रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी व्यक्ति या जो भी जीव जंतु जीएमओ खाएगा वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी। यानी आपका बीज पूरी तरह से नाश करने की योजना है। उसमें पाम ऑयल हो गया, आपका राइस ब्रेन हो गया, और ये कॉटन सीड ऑयल, सबसे ज्यादा कॉटन सीड ऑयल होता है। सोचो आप, तेल आपको खराब दिया जा रहा है, नमक आपको ये दिया जा रहा है सफेद वाला, जहर है ये, कैंसर होता है इससे। सेंधा नमक यूज करना चाहिए, हमको क्या पता नहीं है, समुद्र जो पत्थर वाला नमक है, काला नमक, वो कर लो जिसको यूज करना है, ज्यादा ही नहीं करना दो, लेकिन सेंधा नमक से बढ़िया कुछ है ही नहीं है। चीनी आपको पकड़ा दी, आपके गांव से वो गन्ने के कोलू खत्म करके गुड़ और शक्कर के, और आपको चीनी मिल पकड़ा दी। चीनी से शुगर होता है, सबको मालूम है, सल्फर है उसके अंदर, सबको पता है। एल्यूमिनियम के बर्तन पकड़ा दिए कि वो सस्ते कर दिए, लोहे वाले बर्तन महंगे कर दिए, लोहार खत्म कर दिए, तो आपकी वजह से शरीर में आयरन डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई। एक बार सर्च करो, आपके घर में, सबके घर में नॉन स्टिक कुकवेयर पड़ा होगा ना, नॉन स्टिक वाला तवा पड़ा होगा, फ्राई पैन, चेक तो करो, उसमें टेफ्लॉन यूज होता है। टेफ्लॉन से कैंसर होता है भाई, खुद लोग बताते हैं, वो अपने आप ही बताते हैं। टेफ्लॉन, वो उसको यूज करने वाले जो लोग बना रहे हैं वही बताते हैं, बकायदा उसके ऊपर उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने किताबें लिखी, बताया कि तुम लोगों को इतनी अकल नहीं, हमने तुम में इतनी अकल ही नहीं छोड़ी कि तुम अपने बच्चों को ढंग का खाना खिला सको। प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से पूरा फैमिली कल्चर को खत्म किया उन लोगों ने। आपको भोजन बनाने से लेकर, पकाने से लेकर, खाने से लेकर, निकालने तक की किसी प्रोसेस का नहीं पता। सब प्रोसेस उन्होंने आपको दी है, और ऐसे दी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ो, क्योंकि यदि आप लगातार बीमार रहोगे तो आप फार्मा कंपनियों को अपनी गाड़ी कमाई देते रहोगे, और यही फार्मा कंपनियां फिर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग देती हैं, और यही पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आकर के फिर से वैसी पॉलिसी बनाती है कि फिर आप बीमार पड़ने वाले काम करो। आ रही है बात समझ में? अब यहां से अगर जनता सरकार मोर्चा एक ऐसे मिशन पे निकले और हम लोग हेल्थ का एक इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च करें कि हर गांव को सारी की सारी पद्धतियां सीखने वाले लोग हमें को चाहिए। हमको होम्योपैथी सीखने वाला आदमी चाहिए आपके गांव से, एक्यूपंक्चर सीखने वाला, एक्यूप्रेशर सीखने वाला, आयुर्वेद सीखने वाला बंदा चाहिए, जिसका इंटरेस्ट हो। आओ सीखो और अपने गांव को स्वस्थ रखो, उससे आपका जितना पैसा होगा सारा का सारा वहीं रहेगा। ये बढ़िया है कि वो बढ़िया है? ठीक है। शिक्षा व्यवस्था में भी हमने कहा है, जिसका शिक्षा में इंटरेस्ट हो, शिक्षा वाली समझ आप लो, ट्रेनिंग लो पूरी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग लेने के बाद में आप क्या करना है आपको, कि मैं आपको वो पूरी की पूरी साइंस दे दूंगा जिससे आप टैलेंट पता लगा सकते हो। और किसी भी गांव में एक बार जाकर कैलकुलेट करके देखना। मैंने एक गांव में किया था जिसकी 4500 वोट थी, उसमें से लगभग 1350 बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए शहर में, और 4-5 स्कूल हैं बस। आप देखोगे अपने गांव में से अगर आप चेक करोगे ना, वही 4-5 स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं शहर में।
वो 4-5 स्कूलों में 53 लाख रुपया महीने का उस स्कूल से जाता था, पूरे गांव का। अब आदमी को तो अपने 3-4 हजार का खर्चा दिखाई देता है ना महीने का, लेकिन उसको पूरे गांव का खर्चा दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उनको यह दिखाया कि देखो, तुम्हारे एक गांव से 53 लाख रुपया जा रहा है महीने का, साल का 6 करोड़ रुपया, और पिछले 6 सालों से तुम 30-40 करोड़ रुपया इन लोगों की जेब में भर चुके हो, और बदले में तुम्हारे गांव में 5 रोजगार भी नहीं है। जबकि यही पैसा तुम अपने गांव के ऊपर खर्च करो, अपने गांव के स्कूल पर खर्च करो, तो इस बात की हम गारंटी देते हैं जनता सरकार मोर्चा वाले, और इसके बदले तुमको हमें एक पैसा नहीं देना है। इसके बदले में हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके गांव का एक बच्चा भी बेरोजगार नहीं गया, 100% गारंटी है। तो सभी बच्चों को रोजगार वाली शिक्षा मिल रही हो, सभी लोगों को यह समझ मिल रही हो कि हमको हेल्दी कैसे रहना है। लड़कियों के लिए तो कंपलसरी होना चाहिए सब कुछ सीखना, क्योंकि लड़कियों का पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस दुनिया को, जैसे हमारे देश के अंदर कहते हैं कि लड़की को हम देवी कहकर पूजते हैं। पहले हम लोगों को भी ये, मतलब पहले मैं भी सोचता था, पहले यही सोचता था कि यार कुछ लोग जो है ना ये सोचते हैं कि भाई लड़कियां जो है ना वो मतलब उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए, उनको बाहर नहीं भेजते तो गलत करते हैं, लड़कियों को आज़ादी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी दे दी तो गलत करते हैं। मेरे को यह सोचता था कि आज़ादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस मतलब कभी सोचता था होनी चाहिए, कभी सोचता था नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने इसका प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करी कि अगर लड़कियों को आज़ादी होगी तो वो करेंगी क्या। लड़कियों को नहीं, आदमी कोई भी करेगा, बुरी चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। कोई भी जीव है, कोई भी आदमी है, वो बुरी चीज की तरफ, आदमी भी, लड़की भी, लड़का भी, दोनों होते हैं। जिम्मेदारी अकेली लड़की पर नहीं है ठीक रहने की, जिम्मेदारी बराबर लड़के पर भी है। पर दोनों चीजें सुधरेंगी कैसे? एक ही तरीका इसका, समझ, दोनों को समझ हो जाए, पता लग जाए गलत क्या है, पता लग जाए सही क्या है, और फिर आजादी दे दी जाए। बिना सही गलत बताए, बिना सही रास्ता दिखाए आजादी देना खतरनाक है दोनों को। ठीक है, अभी हमने देखा, आप गुड़गांव में चले जाओ, मैं मतलब बहुत दुख के साथ ये बात कहता हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पढ़ लिख करके आप किसी बड़े शहर में जाकर किसी कॉलेज में पढ़ना तो शुरू कर देते हो, लेकिन उस शहर के खर्चे आपसे निपटते नहीं है। फिर आपको चोरी करनी पड़ेगी, ठगी करनी पड़ेगी, और आप हैरान होंगे बहुत ज़्यादा कि पैसे के लिए और खर्चा निकालने के लिए हमारी बहनें बहुत गलत काम भी कर रही हैं बड़े शहरों के अंदर। मतलब बहुत दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है, पर आप गुड़गांव जैसे शहर की हालत जाकर के देखोगे तो बुरा हाल मिलेगा। इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि जिसको हम सरकार कहते हैं, उसने एक कानून बनाया आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले। बाद में उन्होंने, खाप पंचायतों ने बहुत कड़ा विरोध किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में बहुत तगड़े आर्ग्यूमेंट पेश किए, जिसकी वजह से वो अभी होल्ड पे हो गया, लेकिन वो आने वाले टाइम में लागू होना है आपके लिए। कानून क्या है कि लड़की की उम्र 18 साल से 21 साल कर दी शादी की। देखना कमाल की बात। अब आयुर्वेद क्या कहता है और सरकार क्या कर रही है, दोनों को खेल को समझना आप। आयुर्वेद ये कह रहा है कि जिस दिन किसी लड़की को माहवारी शुरू हो जाए, पीरियड्स आना शुरू हो जाए, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाए, उस दिन से 36 महीने के बाद वो लड़की मां बनने के लिए पूरी तरह से हष्टपुष्ट और तैयार होती है। 36 महीने मतलब 3 साल, जिस दिन भी उसको माहवारी शुरू हो जाती है। आमतौर पे ये 13 साल की या 14 साल की उम्र में माहवारी शुरू होती है और 16-17 साल की उम्र तक वो मां बनने के लिए पूरी हष्टपुष्ट है। जिस प्रकार से सीमेंट की सबसे ज्यादा मजबूती 28वें दिन होती है, यानी अगर ये सीमेंट का भवन बनाया है तो 28 दिन तक वो मजबूत होती रहेगी, पकड़ बनती रहेगी, और 28वें दिन सबसे ज्यादा मजबूत होगा ये भवन। उसके बाद इसकी ताकत घटती चली जाएगी। ये सीमेंट की ताकत है। महिला के साथ क्या है कि जब वो माहवारी के 36 महीने बाद वो मां बनने के लिए सबसे ज्यादा हष्टपुष्ट और रेडी है। जितनी अब उम्र बढ़ती जाएगी उतना ही शरीर उसका
मां बनने के लिए वीक होता जाएगा। यानी कि जितनी लेट उम्र में वो बच्चा पैदा करेगी उतने चांसेस हैं कि वो बच्चा बीमार होगा, कमजोर होगा, कोई ना कोई उसमें डेफिशिएंसी रहेगी, जितनी लेट होगा। तो सरकार ने देखा कि 18 साल की उम्र जब हमने की, उससे ज्यादातर बच्चे बर्बाद नहीं हो पाए, लड़कियां बर्बाद नहीं हो पाई, तो उन्होंने 21 साल कर दी। लेकिन यह नहीं कहा 21 साल की, इतना ही नहीं है, 21 साल की उम्र में अगर शादी उससे पहले करोगे तो मां बाप को जेल हो जाएगी। लेकिन यदि लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है तो 16 साल की उम्र से रह सकती है। मतलब वो 16 साल की उम्र से, अच्छा अगर 16 साल की उम्र में वो लिव इन में रहती है और वो बच्चा पैदा कर दे और मां बाप उसको कुछ नहीं कह सकते, यदि उनसे नहीं पाला जा रहा है तो सरकार पालेगी। इसलिए हर जिले में शिशु बाल केंद्र खोल दिए इन्होंने, शिशुओं के संभाल का केंद्र खोल दिया। इसका मतलब क्या चाह रही है सरकार कि आपकी बच्चियां या तो उस उम्र से व्यभिचार चालू करके रखैल की तरह कहीं रहना शुरू कर दें। क्यों जी, वो तो चाह रही हैं, आपको उसको कानूनी मान्यता देने का मतलब यही है ना कि वो आप चालू कर दो, उसके बाद आप अगर अनचाहे बच्चे की मां बन जाएं तो उस बच्चे को गिराने के लिए फिर आप दवाई खाओ और वो दवाई खा करके आप फिर ऐसी हो जाओ कि दोबारा मां बन ही ना पाओ। इसीलिए आप देखोगे आज के टाइम पर जिन महिलाओं को गर्भाशय वाला कैंसर हो रहा है, जिनको यूट्रस कैंसर हो रहे हैं, वो महिलाएं वो हैं जिन्होंने अपनी जवानी के टाइम पे कभी माला डी खाई थी। माला डी दी थी ना आपको, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आती थी कि गर्भ निरोधक गोलियां होती थी जो महीना भर पूरा खानी पड़ती थी, रोज की एक गोली खानी पड़ती थी और आपको गर्भ नहीं ठहरता था बच्चा को रोकने के लिए। उन सारी महिलाओं को आज गर्भाशय कैंसर होने के चांसेस हो रखे हैं, सबको। तो जो अभी पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी कि आपको अगर अनचाहा गर्भ होने के चांस हो तो ये फलानी दवाई खा लो, आपका नहीं होगा। वो दवाई खाने का मतलब ही है कि आपकी बच्ची का गर्भाशय खत्म करना है। गर्भाशय क्यों खत्म करना है? क्योंकि वो जो डंगरों के साथ हो रहा है और वो जो खेत के अनाज के साथ हो रहा है, वही काम इंसान के साथ करना चाहते हैं कि आपका बीज खत्म करना है। क्योंकि बीज को बचाने का काम केवल महिला कर सकती है, मादा ही कर सकती है ना। बीज बचाने का काम नर के बस की बात नहीं है भाई, ये काम केवल मादा कर सकती है, केवल माएं बहनें ये सब कर सकती है, सिर्फ महिला कर सकती है। और इसीलिए इन्होंने महिलाओं को फेमिनिज्म के नाम पर घरों से तोड़ना शुरू किया, पैट्रियार्की के खिलाफ हवा बनानी शुरू की, पितृशक्ति के खिलाफ हवा बनानी शुरू की, और वो पिता की सत्ता को गाली देने लग जाते हैं। भारत में सिर्फ पिता की सत्ता नहीं चलती है, अगर पूरे भारत को घूम करके देखोगे तो आपको पता चलेगा उड़ीसा के कुछ एरिया के अंदर मां की सत्ता चलती है। वहां क्या देखो, ये जरूरत के हिसाब से है। वहां पर मछली पकड़ने के लिए मछुआरे जाते हैं, सुबह मछुआरा गया, क्या पता शाम को तूफान आ जाए, ना वापस लौट आए। तो वहां पर जो संपत्ति है वो महिला को ही ट्रांसफर होती है, पिता को नहीं, मतलब बाप को नहीं होती है। और बाप वहां विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ मां को पता है कि इस बच्चे का बाप कौन है, वहां उसको अथॉरिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति से अपना बच्चा जन्म कर सकती है, क्योंकि वहां आदमी के जीवन की गारंटी नहीं है, औरत के जीवन की गारंटी है, क्योंकि वो घर में रह रही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे भारत के अंदर जो है आप किसी खास सत्ता का कोई वो वर्चस्व रहा हो। जहां जिस जगह पर जिस तरह की संस्कृति है, जहां जिस तरह का माहौल है, वहां पर उसी तरह का काम किया जाता है। और चूंकि ये जो एरिया है राजस्थान का, हिमाचल का, पंजाब का, हरियाणा का, ये एरिया उस क्षेत्र में आता है कि जब भारत में एंटर करना हो, इधर सिंध के इलाके पाकिस्तान के रास्ते से आना हो, तो यही रास्ता बनता है। तो यहां के लोगों को, यहां के बच्चों को योद्धा होना जरूरी है, यहां के लोगों को लड़ना जरूरी है। तो यहां की वनस्पति, यहां की गाय का भैंस का दूध, यहां की माएं, ये हष्टपुष्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे हष्टपुष्ट मोटे तगड़े हों, ताकि वो लड़ने के लिए खड़े हों। आज भी देखोगे आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जवान राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से ही हैं, कहीं और से जवान नहीं है।
वहाँ गैठे गैठे से लोग आते हैं, पीछे चले जाओगे आप उधर, इतने छोटे छोटे, गायें भी उनकी इतनी इतनी सी होती है। जाओ पश्चिमी बंगाल की गायें देखोगे, उड़ीसा की गायें वो इतनी इतनी ऊंची हैं बस, खाली उनके आदमी इतने इतने हैं बस, 5-5 फुट के, 5.5 से ऊपर है ही नहीं कोई। कहां से आर्मी में जाएंगे वो? अब ये देखो, आप समझो, यानी कि बीज बनाने से लेकर और लास्ट तक खाने तक सारा का सारा तंत्र आपको अपना चाहिए कि उनका चाहिए, अंग्रेजों वाला? बताइए, समझ गए? अच्छा, अगर ये वाली समझ गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हो, थोड़ी या ज्यादा सबको हो, खाना क्या है, किस मौसम में खाना है, किस वक्त खाना है, तो हमें समझ आ जाएगा कि असल में हमारी जीवन शैली ही हमारी बीमारी का कारण है। समझ गए? अब न्याय प्रणाली का देख लो। एक न्याय प्रणाली तो यह है कि यहां पर झगड़ा हुआ इस गांव में, हम इसको गांव मान लेते हैं, यहां पे झगड़ा हुआ और इस झगड़े में क्या हुआ कि पंचायत बैठी, गलती जिसकी थी गलती निकाली और पंचायत ने अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने उस हालात के हिसाब से उसको सजा दे दी और उसने सजा स्वीकार कर ली और समाज में न्याय हो गया। दूसरा तरीका यह है कि दो पक्ष थे, वो दोनों पक्ष थाने में चले गए, थाने वाले ने दोनों से ले लिया पैसा, फिर कोर्ट में मुकदमा चला गया, फिर वकील ने दोनों से ले लिया पैसा, फिर दोनों वकीलों ने सेटिंग करी कि तुम्हारा सेटिंग हो जाएगा, देख लो थोड़ा और पैसा लगेगा, जज को देने के लिए भी ले लिया, फिर एक ने देखा, एक हार गया एक जीत गया, फिर जो हार गया उसने फिर अपील कर दी, वो फिर से वकीलों के पास फिर चक्कर काटने लगे, फिर उस कोर्ट में भी एक जना जीत गया, फिर हारने वाला फिर अगली कोर्ट में चला गया और जिंदगी के 25-30 साल कोर्टों में चक्कर काटते रहे और न्याय फिर भी नहीं मिला, फिर भी सिर्फ जजों के फैसले ही हुए। क्यों जी? तो न्याय अपनी प्रणाली में मिल सकता है कि अंग्रेजों की प्रणाली में मिल सकता है? अगर न्याय प्रणाली में पैसा इन्वॉल्व रहेगा, जब तक न्याय व्यवस्था में पैसा रहेगा, देखो शिक्षा समाज का विषय है, स्वास्थ्य समाज का विषय है, न्याय समाज का विषय है, सरकार का विषय नहीं है। प्राइवेट स्कूल खुलना पहली गलती थी, क्योंकि व्यक्ति स्कूल खोल रहा है, समाज का एक आदमी स्कूल खोल रहा है, ये तरीका गलत है। एक आदमी कैसे तय कर देगा कि उसे क्या पढ़ाना है? समाज तय करेगा ना कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यहां तो व्यक्ति तय कर रहे हैं, यहां तो उधर बैठे सरकार में बैठा तय कर रहे हैं। राजस्थान के बच्चे को भी सीबीएसई में वही पढ़ना पड़ रहा है, गुजरात वाले को भी वही पढ़ना पड़ रहा है, केरल वाले को भी वही पढ़ना पड़ रहा है, हिमाचल वाले को भी, हरियाणा वाले को भी, गोवा वाले को भी, मुंबई वाले, सबको एक पढ़ाई पढ़नी पड़ रही है और सबकी जरूरतें अलग है। अब गुजरात में चले जाओ, वहां तो सारे शेयर मार्केट में उलझे पड़े हैं, राजस्थान में आ जाओ यहाँ सारे रेत में उलझे पड़े हैं, उधर चले जाओ हम लोग वहाँ खेतों में लगे पड़े हैं, आगे चले जाओ वो पहाड़ में लगे पड़े हैं, गोवा वाले समंदर के आसपास घूमे पड़े हैं। जिसका जैसा जीवन होता है उसके लिए वैसा ही उसका जीवन यापन का तरीका होना चाहिए ना, वैसा ही उसका व्यवसाय होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसके हिसाब से नहीं हो रहा। ऊपर से अंग्रेज जो कह देंगे वही तो सिलेबस बनेगा, वही मास्टर जी रट्टे मरवाते रहेंगे और वही पढ़ाई चलती रहेगी। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, यहां पर पूंजीवाद का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। अब आप ये बताओ, सिंपल सी बात है, ये जो खात्मा होना चाहिए, ये खात्मा करने के लिए बाहर से कौन आ सकता है आपके यहां राजस्थान में? कोई भी नहीं आएगा खत्म करने। सरकार नहीं आएगी, सरकारी कर्मचारी नहीं आएंगे, प्राइवेट लोग भी नहीं आएंगे, एलियन भी नहीं आएंगे, हरियाणा वाले भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। तो किसको करना पड़ेगा ये? और हम कैसे करेंगे? हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक, हम सबको जरूरत पड़ेगी समझ की, और दूसरी जरूरत पड़ेगी संगठन की। साथ निकल करके समझ पैदा करेंगे और उस समझ के बेसिस पर अपने स्वार्थों को त्याग कर पहले अपने बच्चों के लिए अगली व्यवस्था बनाएंगे, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। नहीं समझे? अच्छा, फिर आ गया राजनीति का।
राजनीति में भी पैसे का बोलबाला चालू कर दिया। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बना ली, इन्हीं के लोग हैं पैसे वालों के ही गुलाम हैं। उन पार्टियों का एक कैंडिडेट होता है, वो कैंडिडेट को तय कर देते हैं खुद से, या तो इस बेसिस पर कि पैसा कितना है इसके पास, कैंडिडेट के पास, या इस बेसिस पर कि कितना बड़ा बाहुबली है, या इस बेसिस पर कि इसके पास कितने वोट हैं, ये कितने लोगों को भगा सकता है, ये कितना हमारी चमचागिरी करता है। इस बेसिस पर वो उसको पार्टी में टिकट दे देते हैं। फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि इन 4 गुंडों में से जो सबसे छोटा गुंडा है उसको चुन लेते हैं, या सबसे बड़ा गुंडा अपनी ताकत के दम पर चुना जाता है, या सबसे बड़ा लुटेरा जो है वो सबसे ज़्यादा लूट मचा लेता है, या सबसे छोटे लुटेरे को। हम अपना तो कोई कैंडिडेट नहीं होता हमारे पास, जनता का तो कोई कैंडिडेट होता नहीं है। जब हमारे मुद्दों के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ा, जब हमने किसी को खड़ा नहीं किया, जब हमने किसी को चुनाव नहीं मतलब जितवाने की कोशिश नहीं की, तो वो लोग आपस में अपने ही कैंडिडेट खड़े करके आपस में लड़ भिड़ के आपस में जीत के अपना ही सेटिंग करते रहते हैं। अपना कोई लेना देना है ही नहीं। जनता को क्या लेना देना भाई? हमें तो कभी जरूरत पड़ती है तो वहां वो होता हमारा जनप्रतिनिधि है, और जाके हम उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े ऐसे होते हैं जैसे हम उसके नौकर हैं, जैसे वो हमारा माई बाप है कि नहीं। हमें पता ही नहीं है कि असली मालिक तो हम हैं। अब अगर पूंजीवाद के सहारे, अगर पूंजी वालों के सहारे अगर चुनाव होंगे और पूंजी वाले ही चुनाव लड़ेंगे, तो पूंजी वालों के लिए पॉलिसी बनाएंगे या आम जनता के लिए बनाएंगे? जब आपका कोई रोल ही नहीं है, जब आपका कुछ आपके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर आपके लिए वो पॉलिसी क्यों बनाएंगे? क्यों जी? यही काम खेती में हो रहा है। और अगर अमीर लोग ही बनाएंगे तो फिर पढ़ने का हक भी अमीरों को, ठीक स्वस्थ रहने का हक भी अमीरों को, न्याय मिलने का हक भी अमीरों को, राजनीति में फिर पॉलिसी बनाने का हक भी अमीरों को, खेती करने का भी फिर तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही हक रहेगा, फिर तो धर्म के ऊपर भी राज उन्हीं का रहेगा। अब तिरुपति जी के दर्शन कोई तो 1 लाख रुपए दे के ले रहा है, कोई 10 लाख दे के ले रहा है, कोई वीआईपी दर्शन करके, वो तो हेलीकॉप्टर से जाके दर्शन कर ही आएगा। हम जैसे जो है पूरा दिन लाइन में खड़े होके रहेंगे, तो हमारे लिए तो भगवान भी अलग हो जाएगा, उनके लिए भगवान भी अलग हो जाएगा। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म, इन सब चीजों में अगर पूंजीवाद का बोलबाला रहेगा तो पूंजीवाद पूंजी वालों के लिए काम करेगा, ये आपके लिए काम करेगा? पहले ये बताओ। पूंजी वालों के लिए काम करेगा तो आप वंचित रहेंगे, और आप आज भी वंचित हैं, पहले भी वंचित थे, आगे भी वंचित रहेंगे, भविष्य में भी परमानेंट ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सबसे बड़ी गलती एक है कि जब भी कोई व्यक्ति मेरे जैसा आके आपको समझाने लगता है, आप लोग चुपचाप आंख बंद करके चिल्लाने लग जाते हो कि देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर देवेंद्र बलारा आगे बढ़ जाता है, वो ज्यादा आगे बढ़ जाता है। समझते हो ना? आप ही ने कहा था आगे बढ़ो, हम बढ़ गए भाई। अब तुमने कहा था हम तुम्हारे साथ हैं, तुम साथ आए ही नहीं, हम क्या करें? पीछे ही रह गए तुम, हमें आगे धक्का दे करके। मतलब क्या है कि आप वो नॉलेज को खुद गेन करने की कोशिश नहीं करते हो, उसको एक्सेस करने की, उसको मास्टरी करने की, उसके ऊपर खुद से पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करते हो, और किसी को अपना मसीहा समझ करके उसको सारी पावर दे देते हो। वही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। आज तक की हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिसको हमने ताकत दी उससे ताकत वापस लेनी हमें नहीं आती। चाहे वो ताकत हमने किसी नेता को दी, चाहे हमने किसी पार्टी को दी, चाहे वो ताकत हमने किसी अपने साथी या अपने संगठन को दी, अरे हमको वो ताकत वापस लेनी आनी चाहिए ना। जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य यह है कि यदि आप लोग साथ में रह करके कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस का हिस्सा बने रहेंगे तो आपको अपनी ताकत इन चोरों से वापस कैसे लेनी है, यह तरीका भी जनता सरकार मोर्चा आपको बताएगा। समझ गए ना? यानी ताकत देनी भी किसको है, और अगर गलत आदमी को दी गई तो वापस कैसे लेनी है। अब यह व्यवस्था सुबह से लेकर रात तक के जितने काम आप करते हो, एक बार उन कामों को दौड़ा करके देखो नजर, तो पता चलेगा आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते हो। अपनी मर्जी से अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते,
आपको गर्भ के टाइम पर ये वाले इंजेक्शन्स लगाने पड़ेंगे, आपको अस्पताल में नाम लिखवाना पड़ेगा, बच्चा पैदा होते ही उसको डॉक्टर कुछ इंजेक्शन्स लगाएगा, फिर आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा, बनवाना ही पड़ेगा। फिर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाओगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। आप सारे इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो आपके बच्चे को स्कूल में दाखला नहीं मिलेगा। स्कूल में दाखले के टाइम पे आप अपने बच्चे का आधार कार्ड के नाम पर अपने फिंगरप्रिंट भी दोगे, आप अपनी आंख का रेटिना भी दोगे, और आजकल तो आपके ब्लड का सैंपल भी लेने लग गए। फिर स्कूल में जब आपको भेजना शुरू कर दिया तो स्कूल में भी आप अपनी मर्जी से नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से सीख नहीं सकते, अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते। जो वो कह रहे हैं वही लिखना पड़ेगा, जब वो कह रहे हैं तभी आना पड़ेगा, जब वो कह रहे हैं तभी जाना पड़ेगा, जैसे वो कह रहे हैं वैसे बैठना पड़ेगा, जैसे वो कह रहे हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा, जैसे वो कह रहे हैं वैसे सोचना पड़ेगा, जैसे वो कह रहे हैं वैसे पेपर देने पड़ेंगे, जो सिलेबस वो देंगे वही तुमको पढ़ना पड़ेगा, जिस हाल में वो तुमको रखेंगे वही इसी हाल में तुमको रहना पड़ेगा। खेती भी तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास अपने बीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास अपने बीज हैं तो उसके बाद खेत में तुमको पानी नहीं मिलेगा, पानी मिलने के लिए भी तुमको फिर आधार कार्ड के साथ बिजली का कनेक्शन करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड के साथ गैस का कनेक्शन भी करवाना पड़ेगा, फिर आपको राशन भी लेना पड़ेगा और इन सारे कागजों को आधार के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। और फिर यदि आप कोरोना का कोई इंजेक्शन लगने लग जाए तो जब आप नहीं लगवाओगे तो फिर आपको राशन भी नहीं मिलेगा, फिर आपको हाजिरी भी नहीं लगने देंगे, पेपर में भी नहीं बैठने देंगे, आप फार्म भी नहीं भर सकते, आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, आप दुकान भी नहीं खोल सकते, आप मंडी में भी नहीं जा सकते, रेल में नहीं बैठ सकते, बस में नहीं बैठ सकते, जहाज में नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। यही व्यवस्था है ना? बताओ ना, यही है ना? सरकारी अधिकारी कोई गलती कर देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप एप्लीकेशन भी दोगे, आपकी एप्लीकेशन को नहीं सुना जाएगा। आप इतनी सी गलती कर दोगे तो आपके घर पे चालान आ जाएगा कि ऑनलाइन कैमरे ने पकड़ लिया था, आप लाइन आपकी एक लाइन के आगे, मोटरसाइकिल का एक पहिया थोड़ा आगे था आपका, इसीलिए चालान घर पे पहुंच जाएगा। क्यों जी? हेलमेट नहीं पहनोगे तो हो जाएगा, जूते पहनकर दफ्तर में नहीं जाओगे तो चालान कट जाएगा, तो मतलब आपको फाइन लग जाएगा। स्कूल में भी अगर आप ऐसे जाओगे, जैसे वो कहेंगे वैसे जाना पड़ेगा। ये न्याय अलग अलग तरह से है। अधिकारी जितनी मर्जी घूस खाए, जितने मर्जी गलत काम करे, उसको बिठाया हमारे लिए था लेकिन वो चोरों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी नहीं होगी। नशा तस्करी करने वाले लोग गुंडागर्दी करते हैं, गांव में आकर मारपीट कर ले, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। रिकवरी वाले, बैंक रिकवरी वाले आकर के आपके ऊपर गुंडागर्दी करते हैं, गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, उस पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और आप अपने संवैधानिक हकों की लड़ाई लड़ने के लिए या उनकी डिमांड करने के लिए पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस तुमको ही कहेगी, अच्छा ज्यादा शाना बनता है क्या? हैं? यही कर रही है ना? नेता लोग करोड़ों रुपया डकार जाएंगे, उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। हमसे कोई कागज एक लाइन की गलती हो जाए तो हमारे ऊपर फाइन पे फाइन आ जाता है, रोज का 200 रुपया लगेगा, रोज का 2000 लगेगा यदि इतने तारीख से पहले पहले तुमने ये फाइन जमा नहीं कराया तो। क्यों जी? बड़े बड़े उद्योगपति 5000 करोड़ डगर जाएंगे, 7000 करोड़ डकार जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले बिजली में इतनी बड़ी बड़ी चोरी करते हैं मिल करके, उनका कुछ नहीं होगा। हमारा अगर एक थोड़ी सी कुंडी लगी मिल जाए तो 50,000 का 1 लाख रुपए का जुर्माना घर पे आ जाएगा। सड़क पे चलते हुए आपको डर लगना चाहिए, खेत में काम करते हुए आपको डर लगना चाहिए, पढ़ते हुए डर लगना चाहिए। आंदोलन नहीं कर सकते। कमाल की बात यह, आज की बात बता रहा हूं, हमारे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बार काउंसिल के प्रेसिडेंट को बोला है कि एफिडेविट दो कि हम कभी स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो बात कैसे रखेंगे? अपनी बात रखने का अधिकार स्टूडेंट से छीन लिया, अपनी बात रखने का अधिकार फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से भी छीन लिया, स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी से भी छीन लिया, अब कोर्ट में लड़ने वाले वकील से भी छीन रहे हैं, किसान से भी छीन लिया। फिर भीख के नाम पर आपको पैसा देंगे, आपको बोलेंगे तुमसे बच्चे पैदा तो कर दिया, तुमसे पाले नहीं जा रहे, लो कन्या निधि के नाम पर पकड़ो भीख, है ना? तुम्हारी लड़की के लिए तुम पैसा पकड़ो, तुम्हारे बच्चों की वर्दी के लिए पैसा लो, तुम्हारे बच्चों की किताब के लिए पकड़ो भीख। तुम अपने खेत में काम करते हो ना, ये लो 500 रुपया 1 एकड़ के लिए भीख पकड़ो, किसान वाली भीख, फिर विधवा पेंशन वाली भीख, फिर बुढ़ापा पेंशन वाली भीख।
भिखारी बना के रखा हुआ ना हम लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए, कि भैया फिर अगर सरकार की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी ये भीख बंद हो जाएगी, ऐसा बोलते हैं वो। भीख नहीं देंगे अगर तुमने सरकार की बात नहीं मानी तो, ऐसा ही बोलते हैं ना। इसीलिए तो मानते हो ना सारी बात कि भीख बंद हो जाएगी, भिखारी बना के रखा हुआ। यही काम आंगनवाड़ी वालों ने सबसे पहले किया था। आंगनवाड़ी वाले जब आए ना, मैं गांव में था, मैंने बोला आज तक अपने गांव में जो आंगनवाड़ी खोली सरकार ने, उसका एक काम बताओ जो आंगनवाड़ी ने किया। आंगनवाड़ी वाले क्या चला रहे थे पता? आईसीडीएस प्रोग्राम चला रहे थे। नाम सुना है? किस किसने सुना आईसीडीएस प्रोग्राम का? आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, WHO की स्कीम है, अपनी नहीं है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक भी महिला को पैसा भारत सरकार नहीं देती है, उसका सारा पैसा वर्ल्ड बैंक से आता है, WHO से आता है। और वो क्या आता है? आपके बच्चों की डिटेल लेने के लिए आंगनबाड़ी का खुला था, आपके घर की पूरी डिटेल लेने के लिए आंगनबाड़ी खोली गई थी। और आंगनबाड़ी का सबसे बड़ा काम था कि गांव में जो सबसे बड़ा जमींदार, जिसके 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन थी, उसकी घरवाली भी अपने पोता पोती को गोदी में लेके कटोरा उठा के चलती थी कि सुबह सुबह चूरी लेके आऊंगे जाते हुए परी। क्यों जी? कटोरा पकड़ा दिया हमारे हाथों में। यह काम आंगनबाड़ी ने किया। आंगनबाड़ी वाली जो महिला है ना हमारे पड़ोस में से ली उन्होंने, उसने बताया ऊपर उन लोगों को कि यार ये गांव वाले नहीं काबू आने वाले तुमसे। क्यों नहीं आने वाले? पर चक्कर ये है कि ये घर में कमाते हैं, इनके खेत में इतना अनाज होता है, ये सारे मिलके कमाते हैं, इनको मजदूर की ज़रूरत नहीं, इनको मशीन की ज़रूरत नहीं। ये जितना इनके खेत में पैदावार करते हैं, एक सिंगल रुपये का खर्चा नहीं। याद करो अपने दादाजी के टाइम की खेती, याद करो सारे, जहां भी जो जहां बैठा वहीं याद करो। जो हरियाणा से आया, जो हरियाणा में चेक करो, मध्य प्रदेश से आया मध्य प्रदेश, कोई झारखंड से आया, बिहार से आया, पश्चिमी बंगाल उड़ीसा से आया, चेक करो एक बारी कि जो आपके दादाजी खेत में खेती करते थे, आमदनी मतलब खर्चा कितना होता था? जीरो। बीज का खर्चा जीरो, पानी का खर्चा जीरो, खाद का खर्चा जीरो, दूध का खाने पीने का खर्चा जीरो, बिजली का खर्चा जीरो। यानी खेत में जो भी पैदा होता था सब प्रॉफिट। नहीं समझे? इसीलिए हर घर में सोना और चांदी भरपूर मात्रा में था। आज के टाइम पर बीज पैसे का आता है, पैसे का। इधर कपास वगैरह लगाते हैं ना, कपास का बीज क्या रेट आता है? 100 ग्राम का बीज मेरे ख्याल से 1000 रुपए का आता है, हैं? 1000 रुपए का 100 ग्राम की 50 ग्राम? 200 ग्राम कपास का बीज जो है वो 1000 रुपए का आता है। एक बीज लगभग 4-5 रुपए का पड़ता है। एक बीज 4-5 रुपए का पड़ता है। फिर उसके ऊपर जो पानी आपको छिड़कना है ना, जो पानी चाहिए आपको खेत में देना है, वो भी बिजली की वजह से मोल का आता है। ठीक है? उसके व्यवस्था जो बनानी है वो भी पैसे की बनानी है। ट्रैक्टर जो चलेगा वो भी पैसे से चलेगा। अब तो क्योंकि परिवार तोड़ दिए तो सबके बच्चों को कहते हैं तुम तो खेत में तुमको कुछ नहीं रखा है, तुम तो जाके पढ़ लो। तुम बच्चे तो पढ़ रहे हैं शहर में, वो तो तफरीबाजी कर रहे हैं, वो तो मौज मस्ती कर रहे हैं, मोबाइल पे OTT प्रोग्राम देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, 3 पत्ती वाला सट्टा खेल रहे हैं। वो तो वहाँ गेम खेलने में लगे हैं बच्चे। तो माँ बाप वहाँ खेत में लगे पड़े हैं मजदूर के साथ, वो भी पैसे में आ रहा है। फिर शहर लेके जाना है, वो भी पैसे में आ रहा है। और हालत ये है, वो चला गया, वो मेरी डायरी वहाँ पे रखी है, मैं कुछ लिख रहा था। हमारे एक मित्र हैं, नहीं वो दूसरी डायरी है, वो उधर ही छोड़ आया मैं। वो 1950 के बारे में बता रहे थे। कपास ही का एग्जाम्पल था तो कपास में बोल दिया तो मेरे को वो कपास वाला एग्जाम्पल याद आ गया। 1950 में प्रकाश पौरे जी बता रहे थे कहीं, तो मैंने उनकी बात को एज इट इज़ मैं बता रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि 1 क्विंटल कपास बेच करके 1 क्विंटल कपास बेच करके 36 ग्राम तोला खरीदा था, लगभग 3 तोले से ऊपर। उनकी दादी ने 36 ग्राम सोना 1 क्विंटल कपास बेच के। फिर बोला मेरी माँ ने 1 क्विंटल कपास बेच के 18 ग्राम सोना खरीदा था।
ये 70-75 की बात है, जब हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बाद ही किसान ने लोन लेना शुरू किया। और आज के टाइम पर वो बता रहे थे कपास, उस टाइम पे कपास का रेट 35-40 रुपए क्विंटल होता था, तब की बात है। और आज कपास का रेट 7500 रुपए के करीब बताया उन्होंने, 7500-8000 के करीब। आज 7500 कपास का रेट है। पहली बात तो देसी कपास नहीं बची है, सारी बीटी हो गई है। और दूसरा, आज जब वो 1 क्विंटल कपास बेच के लाते हैं तो मुश्किल से 1.5 ग्राम 2 ग्राम तोला आता है, 1.5 ग्राम 2 ग्राम सोना आता है। समझ रहे हैं बात? यानी रेट चाहे जितने मर्जी बढ़ गए हो, रुपया जितना मर्जी जेब में आ गया हो, आपके पास असली धन आज के टाइम पर ये आ रहा है उसी 1 क्विंटल कपास में। उस 1 क्विंटल कपास की पहले जो 1 क्विंटल कपास में जो खर्चा होता था वो 0 होता था। और आज अगर 1.5 ग्राम सोना ले पा रहे हो 1 क्विंटल कपास बेच करके, तो 1.5 ग्राम सोने से ज्यादा का खर्चा हो रहा है। यानी अगर आप अपनी मेहनत को भी उसमें ऐड कर दो तो उससे ज्यादा का खर्चा हो रहा है। यानी आज की जो बचत है किसान को वो माइनस में है, मतलब उसका खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है। तो आपकी बर्बादी कोई ज्यादा दिन दूर नहीं है इस हिसाब से। यही काम गेहूं वाले के साथ हो रहा है। आपसे गेहूं खरीद रहा है वो 20 रुपया किलो, 22 रुपया किलो, 25 रुपया किलो ज्यादा से ज्यादा, और उसी को सड़ा के ब्रेड में पैकेट में पैक करके वो आपको दे रहा है 90 रुपए का आधा किलो, 180 रुपए किलो ले रहे हो आप। ब्रेड का पैकेट 180 रुपए किलो का आता है और गेहूं खरीद रहा है 20 रुपए किलो। यही टमाटर के साथ हो रहा है। टमाटर जब किसान के खेत में खूब था तो 5 रुपया किलो बिका, और अभी मंडी में 100 रुपया किलो चल रहा है, 100 से प्लस टमाटर चल रहा है। और पिछले साल 250 रुपया किलो गया था। यही चने का रेट है, यही तेल की जितने भी आपके पास खाद्यान्न आइटम है, तेल निकालने के आइटम है, सबने किसान का ही तेल निकालना है। ठीक है? अच्छा, परिवार आपका बचा नहीं है। वो जो आंगनबाड़ी का जो मैं खेल बता रहा था ना, वो मैं बता रहा हूं। आंगनबाड़ी वाली बता रही है किसान को तो आप मार ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर, क्योंकि किसान तो जितना पैसा उसके घर में आता है उसका सोना ले आता है या जमीन खरीद लेता है, तो उसके पास तो बचत ही बचत है, खर्चे नाम की चीज नहीं है। तो खर्चा कैसे बढ़ाए? खर्चा बढ़ाने के लिए घर में मशीन लानी पड़ेगी, इसके बिजली लानी पड़ेगी, टेलीविजन लाना पड़ेगा। अभी बाद में आते रहते बोले इसके घर में मोबाइल होना चाहिए, हर हाथ में मोबाइल होएगा तो बात बनेगी। हर आदमी के घर में, हर आदमी के पास खर्चा होना चाहिए। अभी सारे के सारे कमाने में लगे हैं, सारे खर्चने में लगेंगे तब बात बनेगी। तभी तो सत्यानाश होगा जब सारे खर्चने लगेंगे। सारे कैसे खर्चने लगे? बोला यार ये किसान तो उल्टे दिमाग का आदमी है। पहले पजामा बड़ा भाई पहनता है, फिर उसी पजामे को छोटे वाला पहनता है, उसी को फिर उससे अगले वाला पहनता है। जब नई बात बनती है उस पजामे से फिर वो ट्रैक्टर और अपना वो साफ करने लग जाते हैं। जब वो भी उससे भी फटने लग जाता है तो उससे पोछा मारने लग जाते हैं। ये आखिर तक छोड़ते नहीं है, ये तो हर चीज का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। तो इसको नई नई चीजों में उलझाना पड़ेगा इसको, तब जाकर के ये बर्बाद होगा। इसके लिए पहले इसका परिवार तोड़ना पड़ेगा। परिवार तोड़ने से पहले इसका खेत का मजदूर तोड़ना पड़ेगा। तो ये लोग मनरेगा लेकर के आए। मनरेगा का काम क्या है मालूम है ना? मनरेगा कब आता है? जब किसान को पिछली फसल कटनी होती है और नई फसल उसको खेत में बोनी होती है, उसी टाइम पे मनरेगा आता है। साल में 2 बार आता है और 2 बार किसान के सामने ऐसी सिचुएशन आती है। 100 दिन का मनरेगा में रोजगार है, 50 दिन पहले, 50 दिन बाद में, 25 दिन कटाई के, 25 दिन नई खेत की बुआई के। तो जब किसान को मजदूर की जरूरत है, उस टाइम की बात है जब मनरेगा आया था। 150 रुपया दिहाड़ी थी किसान की, मजदूर की। मनरेगा वाले बोले 250 रुपया देंगे। यहां तो किसान सुबह से लेकर रात तक तुमको पेलता है ना, वहां तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस हाजिरी लगाओ, शाम को वापस चले जाओ। थोड़ा बहुत कसी मारनी है तो मारो, नहीं मारनी तो कोई चक्कर नहीं है। अब देखा कि यार खाली खड़ा होकर 250 रुपया मिल रहा है, वहां सारा दिन काम करके 150 मिलता था। तो लोगों ने किसान के पास जाना बंद कर दिया और मनरेगा की लाइन में लग गए, जो मजदूर आदमी था। अब जब किसान को जरूरत है और वो जा रहा है,
अपने मजदूर साथी के पास कि भाई मुझे खेत में तुम्हारी जरूरत है, बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो किसान उसको बोल रहा है कि ये मस्ता गए हैं, और वो किसान को बोल रहा है कि ये हमारे को लूट रहा था, 150 दे रहा था, 250 की दिहाड़ी का रेट है। अब जब उधर से मनरेगा का टाइम खत्म हो गया, किसान को जरूरत नहीं है, अब वो आके बोलेगा किसान को कि जी आना है, कुछ काम है, बोला अब कुछ काम नहीं, जा। और जब उसको लगातार मजदूर नहीं मिल रहा है तो उसने ट्रैक्टर लाना शुरू कर दिया। वो क्या करे, मशीन ले आएगा। जब उसको मजदूर नहीं मिल रहा है, साथ में काम करने वाला साथी नहीं है, तो वो मशीन ले आएगा। जब मशीन ले आया, उसको मजदूर की जरूरत नहीं है। अब मनरेगा वाला काम भी मशीन करने लग जाएगी, तब मजदूर के पास काम कहां से बचेगा, उसके पास तो जमीन नहीं थी। क्यों जी, है? अब फिर वो काम ढूंढेगा, काम अब इधर भी नहीं है, काम अब इधर भी नहीं है। जैसे फैक्ट्री में हुआ ना, देखो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा जागृत रहना पड़ेगा। नींद आ गई क्या? नहीं आई? एक बार लो सबका वीडियो दिखाओ, इनको कौन किन किन को नींद आई है पता चले। देखो कि आप सब लोग इस पॉइंट पे जागना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अभी कोरोना चल रहा था, मतलब कोरोना चला, जब कोरोना चलने से पहले क्या हुआ, पहले उन्होंने टीवी में हवा बनाई, बीमारी की बनाई ना, आपको डर लगने लगा। फिर बोले कि तुम एक काम करो, जब तक ये कोरोना चल रहा है ना, तब तक अपने गांव जा आओ। मजदूर को बोला, लॉकडाउन लग गया, मजदूर अपने गांव के लिए दौड़ा, कुछ पैदल दौड़े, कुछ साइकिल पर दौड़े, कुछ रास्ते में मर गए, कुछ किसी तरह से कुछ हुआ। जब वहां चले गए और कोरोना का दौर जब समाप्त हुआ, किसी फैक्ट्री वाले ने, किसी भी फैक्ट्री वाले ने वापस मजदूर को नहीं बुलाया। पता है ना आपको, किसी ने भी नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि असल में मजदूर की जगह उस फैक्ट्री में मशीन लानी थी, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करना था। मजदूरों को ऐसे बोलेंगे कि तुमको नौकरी से निकाला जा रहा है, तो हड़ताल हो जाएगी, बगावत हो जाएगी, देश में क्रांति आ जाएगी। तो चुपचाप बीमारी के बहाने घर बिठा दिया और दोबारा बुलाया ही नहीं। अभी उन लोगों को मालूम है कि वहां बिहार में मेरे यहां काम नहीं मिल रहा है, उसको पता है बिहार के आदमी को कि बिहार में काम नहीं मिल रहा है। उसको पता है कि वहां पर जो पूरा दिन काम करके मिलता है, यहां पूरा दिन काम करेंगे तो उससे कई गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। अब यहां के आदमी की दिहाड़ी 500 रुपया है, तो बिहार का आदमी 400 में भी फायदे में है। तो यहां के आदमी की दिहाड़ी भी खाएगा वो, और वहां से भी फायदे में रहेगा। तो ज्यादातर वहां से बिहार से ट्रेनें भर भर के फिर से पंजाब और हरियाणा में आ जाएंगी। तो अब आपके राजस्थान में जो मेवाड़ कुल्फी आप लोग जो फलूदा बेचा करते थे, अब राजस्थान में बिहारी बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? जाओ किसी भी शहर में, राजस्थान में भी झारखंड का, बिहार का बेच रहा है, हरियाणा में भी वही बेच रहा है, हिमाचल में भी वही बेच रहा है, पंजाब में भी वही बेच रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है, कल मेरा एक साथी था, वो बोला मैं लेट हो गया, मतलब कल नहीं, हम लोग कहाँ थे, ट्रेनिंग में थे शायद। उसने बताया कि हमारी कॉलोनी के साथ में बिहारियों की 7000 वोट जोड़ दी उन्होंने। मैं वो वोट कटवाने गया था, मुश्किल से कटवा के आया हूं, वो यहां का वोटर हो गया है। समझ गए? यानी कि अब पूरा का पूरा गेम प्लान ये चल रहा है कि हर आदमी को उसकी जमीन से विस्थापित करना है। आप अपनी जमीन छोड़कर कब जाओगे? जब आपकी जमीन आपको कुछ नहीं देगी खाने को, तो वो बोलेंगे यहां कुछ नहीं रखा, तुम जयपुर चले जाओ। जयपुर वालों को बोलेंगे यहां कुछ नहीं रखा, तुम दिल्ली चले जाओ। दिल्ली वालों को बोलेंगे यहां कुछ नहीं रखा, तुम कनाडा चले जाओ, तुम अमेरिका चले जाओ। और अमेरिका वाले वहां आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे यहां भी रोजगार नहीं है। रोजगार वहां भी नहीं है, रोजगार कहीं पर भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस गांव का आदमी नौकरी करने दूसरे गांव में जा रहा है और दूसरे गांव का नौकरी करने आपके गांव में आ रहा है? सारा दिन सुबह से लेकर रात तक आप सब काम जो करते हो उसका पैसा किसको जा रहा है? कंपनियों को। मोटरसाइकिल की किक मारते हो तो मोटरसाइकिल की कंपनी को फायदा है, पेट्रोल डीजल वाली कंपनी को फायदा है, टायर वाली कंपनी को फायदा है, इलेक्ट्रिक वाली कंपनी को फायदा है, बैटरी वाली कंपनी को फायदा है।
क्यों जी? कार के केस में भी यही है, बिजली के केस में भी यही है, ये कूलर वाले केस में भी यही है, इलेक्ट्रिक वाले केस में भी यही है। सब उन कंपनियों को फायदा है। आप कौन सा काम ऐसा करते हो जिससे आपके गांव वाले आदमी को फायदा होता हो? है कोई काम? एक सिंगल काम नहीं है। सोचो, आप सारे लोग अगर एक गांव के हम मान लें, आप सारे के सारे आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करोगे, एक दूसरे से सेवाएं लोगे और एक दूसरे को अगर अपनी कमाई का हिस्सा दोगे, उसमें आपकी तरक्की है। या आप सारे के सारे अपनी कमाई का सारा हिस्सा किसी कंपनी को देते रहोगे, उसमें आपकी कमाई है। आपस में व्यवहार करने में आप एक दूसरे से ज्यादा मजबूत बनोगे ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यानी अगर आपको अपनी बर्बादी बचानी है तो उसका एकमात्र तरीका क्या है कि आपके गांव में कमाया हुआ आपका धन आपके गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं समझे? आप कुछ भी पैदा कर रहे हो, आप उसका इस्तेमाल गांव में नहीं कर सकते हो तो गांव के आसपास दूसरे गांव में करो, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को देकर के आप अपनी जड़ें खोद रहे हो। इसका सीधा सा मतलब यह है। और यदि आप अपनी कमाई उनको दे रहे, यार झाड़ू आपको कंपनी की क्यों लानी पड़ती है? आप अपने घर में नहीं बना सकते क्या? चप्पल आप नहीं बना सकते, कॉपी आप नहीं बना सकते, पेन आप नहीं बना सकते, लोहे का सामान आप नहीं बना सकते, बर्तन आप नहीं बना सकते। आप क्या चीज है जो आप गांव में नहीं बना सकते हो? बिस्किट नहीं बना सकते, कि नमकीन नहीं बना सकते, कि ब्रेड नहीं बना सकते, जो बाजार से लाते हो वो नहीं बना सकते क्या? लेकिन नहीं, आपको तो कंपनियों को पूजना है ना सारा कुछ, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से खाली नहीं हुए हो, अभी आप पूरी तरह से खोखले नहीं हुए हो। आपको ऐसा लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि ना तो आपके पास समाज बचा है, ना भाईचारा बचा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, नशा ही नशा चारों तरफ है, अकेले 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 हम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब मर्जी हमारे ऊपर डंडा बरसा रहा है, चोरी डकैती करने वालों का बोलबाला है। इस वक्त शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, आपके बच्चों के पास रोजगार का कोई साधन नजर नहीं आ रहा, आप ठीक ठाक बिल्कुल नहीं रहते हो, स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहते हो। आपके आसपास देशों नशे के कारोबारी कितना फल फूल रहे हैं, सब पैसा बड़े अमीरों के पास जाता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा? शायद दिख रहा है ना? तो ज्यादा दिन दूर नहीं है आपकी हमारी बर्बादी, और इसको ठीक करने कोई बाहर से नहीं आएगा। नहीं? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? चारों तरफ से आपको नजर दौड़ानी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। मैं जो आंगनबाड़ी वाली की बात बता रहा था ना, वो कह रही है कि इसके घर में खर्चा नहीं हो रहा है, आमदनी है। तो खर्चा कैसे बढ़ाया जाए? खर्चा बढ़ने का तरीका यह, अगर ये परिवार टूट जाए, परिवार टूटने का तरीका मैंने बताया, किसान को मजदूर से पहले तोड़ो, उसके बाद फिर मजदूर के लिए SC ST एक्ट ला करके कितने सारे लोगों ने गलत मुकदमे किए दूसरे लोगों पर, SC ST एक्ट के तहत जातियों के नाम पर किए ना, जिससे समाज में टूटन आई, समाज टूटा आपस में। यही काम फिर उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए, जब महिलाओं के नाम पर, जब महिलाओं ने भी तो गलत आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए ना। झगड़ा सास के साथ था, जेल में पति को भी डलवा दिया, ससुर को भी डलवा दिया। झगड़ा पति के साथ था, सास को भी जेल करवा दी। हुआ कि नहीं हुआ? जब महिलाओं को जरूरत से ज्यादा अधिकार दिए गए, ये हुआ तो परिवार टूटने स्टार्ट हुए। दूसरा, ये देखा कि इसके घर में 4 लोग हैं, तो इनके चारों के चारों को बाहर रोजगार कैसे मिलेगा? अभी यहाँ का आदमी है, मान लो हम केकड़ी में बैठे हैं, एक बच्चा जो है वो रोजगार करने चला जाए अजमेर में, दूसरा चला जाए हनुमानगढ़, तीसरा चला जाए इधर जयपुर की तरफ में है, और चौथा दिल्ली जाके शिफ्ट हो जाए, तो अब एक परिवार के कितने परिवार हो गए? अरे माँ बाप गांव में बैठे हैं, 5 हो गए। माँ बाप गांव में बैठे हों और चारों बच्चे बाहर हों, और उनके बच्चे कहीं PG में रहते हो तो और परिवार बढ़ गए। जहां भी वो रहते हैं उतने ही डबल बेड चाहिए, उतने ही पंखे चाहिए, उतने ही कूलर चाहिए। 4-5 जगह कर दिए, अगर एक परिवार के 5 परिवार कर दिए तो 5 रसोई चाहिए, 5 गैस सिलेंडर चाहिए, 5 गैस चूल्हे चाहिए, 5 बेड चाहिए, 5 कमरे चाहिए, यानी 5 मकान चाहिए, 5 गाड़ियां चाहिए, 5 मोटरसाइकिल चाहिए, 5 एक्टिवा चाहिए, जो भी आपको यूज कर रहे हो। यानी कि जो सामान आप एक घर में यूज कर रहे थे सारे फैमिली वाले, अब वो 5 गुना चाहिए। यानी अब घर में कमाई हो गई कम और खर्चा हो गया ज्यादा,
तो अब बर्बादी ज्यादा दिन दूर नहीं बचेगी। तो आपके अलग रहने से, समाज के टूटने से फायदा किसको? बाजार को। तो बाजार तय करेगा। तो आपको जब देखना है कि आपकी जो कमाई है वो आपके गांव के आदमी के पास जा रही है कि बाजार के पास जा रही है, वहीं से अंदाजा लगा लो आपका सत्यानाश होगा कि आप आबादी होगी। समझ गए ना? चाहे बीमारी का हो, चाहे बीमारी की वजह से, चाहे शिक्षा की वजह से, चाहे न्याय की वजह से, चाहे राजनीति, कुछ भी, कोई भी पैसा खर्च होता है, वो पैसा खर्च होके जा कहां रहा है? दुकान है आपके पड़ोस में, आपको लग रहा है आप अपने दुकानदार से सामान खरीद रहे हो, अरे चेक करो वो दुकानदार से सामान तो खरीद रहे हो, बनाने वाला कौन है? सबसे ज्यादा बेनिफिट बनाने वाले को होना है। बनाने वाली अगर कंपनियां हैं तो वो दुकानदार भी उनका ही एजेंट बन रहा है। और ये आपको फायदा कैसे देते हैं? इनका फायदा देने का बड़ा तरीका है, बड़ा कमाल का तरीका है। ये आप ही के बीच के आदमी को अपना दलाल बनाते हैं। चाहे भू माफिया हो, चाहे नशे का तस्कर हो। नशे का तस्कर बाहर से आके आपके गांव में तस्करी नहीं कर सकता, उसको आपके गांव के नौजवान को पहले आदत डालनी पड़ेगी। वो गांव का नौजवान ही उनका एजेंट बनकर काम करेगा, वही वहां आसपास नशे की सप्लाई चुपचाप करेगा। तो फिर ये क्या करते हैं? फिर ये करते हैं कि जिससे समाज टूटता है उस काम में लगे हुए लोगों को बहुत सारा लाभ देते हैं। समझना? जिससे समाज की बर्बादी होती है उस काम में लगे हुए लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल की कंपनियों को शुरुआत में पेट्रोल पंप को कितना फायदा होता था, अब वो कम कर दिया, अब सीएनजी वालों को होता है फायदा। अब सीएनजी वालों को भी कम कर दिया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने वालों को ज्यादा प्रॉफिट होएगा। ठीक है, पहले टीवी बेचने वालों को हुआ, फिर मशीन बेचने वालों को, फिर कूलर बेचने वालों को, फिर पंखे बेचने वालों को, फिर ट्रैक्टर बेचने वालों को, फिर कार बेचने वालों को, फिर ट्रक बेचने वालों को, फिर आ गया कंप्यूटर टीवी के बाद, फिर एलईडी, फिर कंप्यूटर के बाद में लैपटॉप, लैपटॉप के बाद में टैब, टैब के बाद में मोबाइल। अब इंटरनेट बेचने वालों को देखो ना, फार्मा कंपनियों को, आयुर्वेद वाले को इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन एलोपैथी बेचने वाले को खूब प्रॉफिट होगा। 1 रुपए की गोली को 100 रुपए की करके बेचते हैं वो लोग। ठीक है, तो फार्मा कंपनियों में काम करने वालों को बहुत फायदा होगा। इधर कोरोना के टाइम पे देखो आप, इलेक्ट्रिक की सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वालों को कितना फायदा हुआ। जिससे भी समाज टूटने का काम हो रहा है, जिससे भी आप कमजोर हो रहे हो, उसमें प्रॉफिट होगा। तो आप ही का पड़ोसी पेस्टिसाइड की दुकान खोल के बैठ जाएगा, डीएपी यूरिया की दुकान खोल के बैठ जाएगा, सब कबाड़ बेचना स्टार्ट कर देगा। दुकानदार आपका पड़ोसी है, दुकानदार वही जो पैकेट में बेच रहा है कबाड़, सारा वो दुकानदार ही तो बेच रहा है। यानी आपके बच्चे को बर्बाद करने का काम आप ही का पड़ोसी से करवा रहे हैं वो लोग, उसको पैसे का लाभ दे करके। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ जी, मेरा पॉइंट समझ रहे हो? अब आप कैलकुलेट करके देखो कि ये काम आप खुद कर रहे हो कि आपसे करवाए जा रहे हैं। ये ऐसे हालात पैदा करवाए जा रहे हैं कि आपको मजबूरी में ये सब करना पड़े जो वो चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो ये सब करने का पैसा मिलता है, पावर मिलती है, लाभ मिलता है। मेरे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को जब समाज बचाने के लिए निकलेंगे तो क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो गालियां मिलेंगी। पहले तो ये देखेंगे इसको क्या मिलता है, सबसे पहले यही देखेंगे इसको क्या मिलता है ये सब करके। फिर बोलेंगे तुझे क्या पड़ी है, अपना आराम से जिंदगी जी, क्यों गालियां खा रहा है, क्यों डांट खा रहा है। फिर सरकार मुकदमे करेगी, फिर आपके परिवार के ऊपर दबाव डालेगी। आप जहां काम करते हो, आपके काम करने वाली जगह पर जाकर वहां के लोगों को परेशान किया जाएगा, वहां आपको परेशान किया जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि यार ये क्यों बिना मतलब, तुम क्यों पंगे में पड़ते हो यार, इससे अच्छा तो तुम आया ही मत करो यहाँ। अब काम धंधा छूट गया, समाज से वैसे टूट गए, ऊपर से गालियाँ खा रहे हैं, अब आदमी टूट जाएगा। फिर कहेगा इस देश का कुछ नहीं हो सकता, और ऐसा करके वो निराशा में आ जाएगा। और निराश आदमी, और सबसे कमाल की बात है, इस पूरे खेल को जो चला रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी, उनकी ताकत है आपकी निराशा।
आपकी निराशा, आपकी कमजोरी, आपका अकेलापन, आपका परिवार का टूटना, आपका कर्जे में होना, आपका परेशान होना ही उनकी ताकत है। आपका संगठित रहना उनके लिए परेशानी का सबब है। आपका ज्ञानवान रहना, आपका दिमागी स्तर ऊपर रहना, सोचने समझने की क्षमता ऊपर रखना उनके लिए मुसीबत है। आप अगर मोबाइल में लगे रहते हो, टीवी में लगे रहते हो, फिल्में देखते रहते हो, तो उनको फायदा ही फायदा है, क्योंकि तब आप सोच नहीं पाओगे। आप अगर उससे दूर रहकर आध्यात्म की तरफ, सच्चाई की तरफ, समाज के भले की तरफ और लोगों की तरफ सोचने लग जाओगे तो उनको नुकसान होता है। तो फिर वो हर संभव कोशिश करेंगे। इसीलिए वो कहेंगे मोबाइल के बिना आपका काम नहीं चलेगा। पैसा सारा मोबाइल में, नॉलेज सारा मोबाइल में, वो आपके साथ कांटेक्ट मोबाइल में, जीपीएस मोबाइल में। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मोबाइल के बिना तो आप जी नहीं सकते हो, आपको ऐसा लगेगा। पर जब पता लग जाए कि मोबाइल उनका कितना बड़ा हथियार है, फिर आप इसको अपने पास भी नहीं रखोगे। समझते हो ना? पता है कितना बड़ा हथियार है ये मोबाइल? कितना बड़ा हथियार है मालूम है? कितना बड़ा? कैसे? क्या फायदा होता है उनको मोबाइल से, और हमें क्या नुकसान है? क्या आंखें? आंख खराब होती हैं, दिमाग पे असर करती है, आंखों पे असर होता है, और है माइंड कंट्रोल करता है, और हमारे सीबीआई का काम, हमारी जांच पड़ताल का काम। बिल्कुल, आपका लोकेशन क्या है उनको मालूम है, अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, किसका कौन से मोबाइल नेटवर्क से है। अच्छा, ये जो माइक है ये 24 घंटे आपको सुनता रहता है, मोबाइल का माइक ना। तो माइक सुन करके जो हॉट वर्ड हैं उनका वहाँ एल्गोरिदम तैयार होता रहता है, तो ये पता रहता है कि यहाँ पर किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप कैसे सोचते हो ये भी उनको पता है। मालूम है क्या ये बात? नहीं सोचते हो? जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, किसी बच्चे को कॉपी पेन पे, इस पे कॉपी पे लिखा हुआ एप्पल छपा हुआ दिखाई दे जाए और इधर लिखा हो ए, तो वो बता देगा ना कि ये ए फॉर एप्पल इसको कहते हैं। जब उसे ए फॉर एप्पल कहते हैं तो एप्पल की, सेब की जो इमेज है अपने दिमाग में बनती है ना, इमेज बनती है, उधर सामने इसका मतलब कोई तस्वीर होती है। इसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से ओवर द टाइम, पिछले 10 सालों से ये उस व्यक्ति की जो सोच है उसको पकड़ करके वहां एल्गोरिदम तैयार कर रहा है कि जब आदमी के आसपास ऐसी तरंगे ये छोड़ने लगे दिमाग, तो समझो ये दिमाग में ये सोच रहा है। समझे क्या आप? यानी आप जो सोच रहे हो उसका एल्गोरिदम बना सकता है वो उस टाइम पर, कि इस टाइम ये आदमी खुश है, इस वक्त मेरा जो मालिक है वो दुखी है। आप सिर्फ अपने अंदर भाव लेकर के आओ, अगले ही पल आपको वैसी ही वीडियो दिखनी शुरू हो जाएंगी, वैसे ही सोच की थॉट प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये 24 के 24 घंटे आपको रीड करता है, और सबसे ज्यादा ये आपके ऊपर, और सबसे ज्यादा ये अटैक करता है आपके ऊपर जब आप सो रहे होते हो। तो जब आप सो रहे हो, एक तो फोन आपका चार्जिंग पर आपके बेडरूम में नहीं होना चाहिए, और एक दूसरा उस कमरे में तो होना ही नहीं चाहिए जहां आप सोते हो, गलती से भी नहीं होना चाहिए। ये तो अभी रिसर्च छपी थी, मेरे ख्याल 2 महीने भी नहीं हुए हैं, जब एलन मस्क ने बोला था कि ये फीड कर रहा है आपके थॉट्स के ऊपर, यानी ये आपके थॉट्स को कंट्रोल भी कर रहा है, साथ में रीड भी कर रहा है। और इससे भी बड़ी बात, इसका इतना बड़ा इंपैक्ट रहता है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर चेक करना है हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है, तो आप अपने घर पर इसका इंपैक्ट चेक कर सकते हो। आजा दिखाता हूं, यहां बैठ। ये बच्चे की उम्र कितनी है? 17 साल है। अपना हाथ ऐसे करो आगे, देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट जिसने नहीं किया है वो आप जाके करना अपने आप से। अब मैं इसके, फोन कहाँ है? उधर है। अब रखा रहने दे, ठीक है। अभी हाथ ऐसे करो, मैं इसका हाथ दबाऊंगा और इसने दबने नहीं देना है, ठीक है।
बिल्कुल मोटी भीट ले, जैसे भी तेरे को ठीक लगता है, दबने नहीं देना, पूरा जोर लगा, जितना जोर लगा सकता है। जोर लगा पा रहा है ना? अब मोबाइल को हाथ में पकड़ ले, कोई भी मोबाइल ले ले, दूसरे का ले ले, किसी का निकाल के दे दे, इसमें से ले लिया, फोन पकड़ लिया, इस इधर रख ले, बस वही हाथ वैसे ही कर। अभी फोन इसने सिर्फ शरीर को टच कर लिया, अब टच करने के बाद इसके शरीर की ऊर्जा कहां चली गई इसे भी नहीं पता चलेगा। लग रहा जोर उतना ही है? नहीं लग रहा? लगा जोर, पूरा जोर लगा जितना लगा सकता है, लगा ही नहीं पाएगा। और अगर इस फोन को साइड में कर दो, इस फोन को साइड में कर दो, सिर्फ टच, अब दोबारा कर। कई बार ऐसा लगता ना पहली बार लगा दिया था इसलिए अगली बार कम रह गया होगा, लगा जोर पूरा, अब लग रहा है। मतलब आपके बॉडी को, शरीर को अगर ये फोन टच करता है तो आपकी ऊर्जा को डाउन कर रहा है। इतनी खतरनाक चीज है ये। और जो बच्चे इस पॉकेट में डाल के रखते हैं उनको वो नपुंसक और बांझ कर रहा है रेगुलर। यानी उन बच्चों का स्पर्म काउंट, एग काउंट, बैठो, सब खत्म कर रहा है। वो बच्चे आने वाले टाइम में मां बाप नहीं बन पाएंगे। अब आप सोचो, आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा 24 घंटे अगर हाथ में रखता है तो वो क्या हो रहा है उसके साथ। जितनी भी देर ये फोन आपके टच में है उतनी ही देर ये आपको खा रहा है, जितनी भी देर टच में है। यानी इसके साथ टच करना भी खतरनाक। मैं तो देखो ये बैग रखता हूं, मैंने बॉडी के साथ टच भी नहीं करता इसको। ये बैग भी RFID प्रोटेक्टर है, यानी कि इससे बाहर रेडिएशन नहीं आता है, जीरो रेडिएशन रहता है। EMF रेडिएशन से चेक करके देखो, मतलब बॉडी पे रखने की, तो बल्कि दूर रखो जितना हो सकता है उतना अपने से। और धीरे धीरे इसका इस्तेमाल आपको खत्म करना पड़ेगा। एक दिन वो आपको लाना ही पड़ेगा जब आपको इसका इस्तेमाल खत्म करना है। अब उस व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सोचो आप। और वो व्यवस्था बिना समझ के नहीं आ सकती, क्योंकि आप ये चंद लोग, अगर आप यहां आ गए हो, मान लो 200-300 लोग, गांव में जाकर के आपको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैंने इतना सारा, हम सब ने 3 दिन में आपको इतना सारा दे दिया है, उसको हजम करने के लिए जगह तो दी नहीं, अभी स्पेस तो दिया नहीं है, हम कैसे याद रखें इसको। ये सारी वीडियोस हैं, आप एक एक वीडियो को 3-3, 4-4 बार सुनोगे, या फिर रोज नई नई वीडियो आती है, कोई जानकारी इसमें मिल जाएगी, कोई अगली में मिल जाएगी, कोई उससे अगली में मिलेगी, लेकिन वो जानकारियां मिलती रहेंगी। जानकारियां ही इसमें सबसे बड़ा हथियार है हमारा, ये समझ ही समाधान है। नॉलेज, नॉलेज से ही बच सकते हो आप। अगर आपको यह पता हो कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, उसके पीछे उसको करने वाले कौन लोग हैं, उनके पीछे उनका पर्पस क्या है, उससे हमारा नुकसान क्या है, फिर हम इसको ठीक कैसे करें, अगर ये पता चल जाए तो ठीक होना शुरू हो जाएगा ना। बस ये ध्यान रखना, इसको करेगा कोई और नहीं करेगा, ये करना हमको पड़ेगा। और इसमें एक बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा, आप रोडवेज में काम करते हो और LIC वाले हड़ताल कर रहे हैं, आप अगर उनके साथ नहीं खड़े होगे, उनके पक्ष में नहीं बोलोगे, तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। इसलिए जब किसान हड़ताल कर रहा हो तो नौकरी करने वाले को उसके साथ आना चाहिए, प्राइवेट वाले को भी, सरकारी वाले को भी, भले ही वो ना आया हो कल, पिछली बार, अगली बार की बार है जब कोई दूसरा हड़ताल करने लगे तब हमें जाना चाहिए। ये लड़ने की प्रोसेस में कुछ लोग तो हड़ताल करने वाले सरकार के ही प्रायोजित होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सरकार के प्रायोजित हो तो भी आपको जाना चाहिए, क्योंकि उससे समझ आएगा कि ये लोग प्रायोजित थे। प्रायोजित लोगों को पहचानना आएगा, उनको समझ आएगा, तो आपको उन लोगों का साथ एक दूसरे को देना पड़ेगा। समझे बात? तो अभी आपके सामने क्या हो गया, आपका खान पान, आपकी सामाजिक व्यवस्था, आपका खेत, आपका बीज, आपके डंगर, आपका समाज, आपके अंदर, आपके समाज में अपराध, आपके समाज में हेल्थ, ये जितना सब कुछ हो रहा है ये सब अपने आप से नहीं हो रहा है। और उन चीज़ों को देखो, जो चीज़ प्रकृति का विनाश कर रही है वो आपके समाज में, आपके बच्चे के लिए घातक है। पक्की सड़कें, क्या वाकई आपको इनकी ज़रूरत है? यदि आपके गांव में आपको पढ़ने को मिल जाए, आपके गांव में ही आपको रोज़गार मिल जाए, आपके गांव में ही सारी चीज़ें बनती हों, फिर भी आपको गाड़ियों की ज़रूरत है? फिर की कारों की और सड़कों की ज़रूरत है क्या? इन पुलों की ज़रूरत है क्या? भाई साहब, एक बार गौर से
देखो जरा, पूरे भारत को इन लोगों ने भारतमाला के प्रोजेक्ट के नाम पर किस तरह से डिवाइड करके रखा है। बड़े बड़े एलिवेटेड जो ट्रैक बन रहे हैं ना, आपकी तो यही सड़कें, जो सड़कें अभी बनी हुई है, इन्हीं पे नहीं चलते व्हीकल। आपको नए रोड देने की जरूरत क्या है उनको, लेकिन वो आपको भी दे रहे हैं, वो आपको भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको आपके संसाधन बंदरगाह तक पहुंचाने हैं। ये सारे रोड कहां जाके खत्म होते हैं? किसी ना किसी बंदरगाह पर। तो यहां से सारा कच्चा माल वहां ढोना है, असली धन वहां से कबाड़ आपको देना है। आने वाले टाइम में आपके गांव उजाड़ना इनका पर्पस है, और उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसीलिए ज़मीन के पानी को बोरवेल के जरिए ये लोग खाली कर रहे हैं, आपकी नदियों को सुखा रहे हैं, नदियों को, नहरों को नीचे से पक्की कर रहे हैं ताकि पानी नीचे ना जा पाए। जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ हर जगह हर चीज़ को पक्का कर रहे हैं ताकि अंडरग्राउंड पानी ना जाए। ज़मीन में पानी नहीं जाएगा तो वाटर टेबल ऊपर नहीं आएगा, पानी ऊपर नहीं आएगा तो नीचे से पानी निकालने के लिए आपको समर्सिबल की ही ज़रूरत पड़ेगी, और समर्सिबल बिना बिजली के नहीं निकाल पाएगा, और बिजली प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी। समझ रहे हैं बात? तो प्राइवेट कंपनियों के बिना आप पानी भी नहीं पी पाओगे। इसी तरह से अनाज का बीज अगर प्राइवेट कंपनियों का होगा तो किसान को अपने खेत में बोने के लिए प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, आप अपना बीज भी नहीं बचा पाओगे। दूध पीने के लिए अगर आपको गाय भैंस चाहिए, उनका बीज भी प्राइवेट कंपनियों को ही देना पड़ेगा। और आदमी पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है, तो भी आपको प्राइवेट कंपनियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं अपने करनाल की बात बता रहा हूं, पिछले साल 2023 में एक साल में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है करनाल जिले में। लगभग 1.5 लाख बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब यह है 1.5 लाख घरों में 3 लाख बच्चे हो गए युवा नौजवान, वो मां बाप बनने के लायक नहीं थे। ये एक शहर की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों। आपके शहरों में भी आईवीएफ सेंटर खुल रहे होंगे, शुरू हो गए होंगे। जब से ये कोरोना की वैक्सीन लगी है तब से संख्या बढ़ी होगी इनकी। कैंसर के अस्पताल भी बड़े होंगे, हार्ट के पेशेंट भी बड़े होंगे, घुटनों में दर्द भी बड़ा होगा, शरीर शिथिल सा रहता है, काम करने का मन नहीं करता है, बाल उड़ गए हैं, खुजली रहती है, महिलाओं में पीरियड्स में दिक्कत है। ये सब तब से शुरू हुआ है जब से इनका ये खेल चालू हुआ था। अब इसको समझने के लिए कितना कॉमन सेंस चाहिए, बहुत बड़ा नॉलेज थोड़ी चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए, सिंपल सा। जो बातें सामने हो रही है बस उनको देखने की नजर चाहिए कि इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है। हाँ, ये आप कहोगे ना अल्टरनेट क्या है, हम कर ही क्या सकते हैं, यहां आकर के एक ही लाइन आती है, संगठित होना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। समझे बिना और इकट्ठे आए बिना इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हो। क्यों जी? या आप जीत सकते हो? नहीं जीत सकते ना। तो अब आपको क्या करना है, आपका सबसे बड़ा काम यही है कि आप लोग अपने अपने एरिया के अंदर अपने अपने लोगों को जगाना स्टार्ट कर दो। अगर उनको जगाओगे नहीं, अगर उनको बताओगे नहीं, तो वो आपके साथ खड़े कैसे होंगे? भाई मान लो मैं आकर के एक दिन का भाषण दे जाऊं, सोचो आप, ये पूरा षड्यंत्र 1 घंटे की 2 घंटे की सभा में समझाया जा सकता है? समझाया ही नहीं जा सकता। इसके लिए तो आपको बड़ा समय लगाना ही पड़ेगा। और अभी कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे जिनमें से हम ले लेते हैं। अब ये कह रहे हैं अपार आईडी के लिए कैसे मना करना है स्कूल को। अच्छा बताओ, बच्चा किसका है? बच्चा किसका है? हमारा है। बच्चा हमारा है। फीस कौन देता है उसके पढ़ाने की? स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि उनका ब्लड टेस्ट करने के लिए, गोली खाने के लिए, दवाई खाने के लिए करते हैं? हैं? पढ़ने के लिए भेजते हैं। पढ़ने के अलावा बाकी सारा काम करते हैं वो, सिखाने के अलावा बाकी सब काम करते हैं। सिंपल सी बात है, अपने स्कूल के टीचर को, अपने बच्चे के स्कूल के टीचर को साफ साफ लिख दो
कि भैया जी ऐसा है, मैं अपने बच्चे को यहां पढ़ने के लिए भेजता हूं और किसी भी प्रकार की किसी भी आईडी बनाने के लिए मेरे बच्चे का आधार कार्ड, उसके हाथों की उंगलियों के निशान, उसकी आंख का रेटिना, उसका ब्लड ग्रुप मैं देना नहीं चाहता हूं। सिंपल। अगर वो कहता है कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो सिर्फ उनसे इतना ही बोलना है कि आप लिख करके दे दो। स्कूल वालों से लिख करके ले लो ना कि वो कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं होगा, फिर देखो कैसे खींचते हैं उनसे। बोलो मेरे बच्चे को टोकने की जरूरत नहीं है, आप हमें लिख कर चिट्ठी भेज दीजिए कि इसके बिना आपके बच्चे का एडमिशन हम स्कूल से काट देंगे, फिर बाकी हम देखते हैं। वो लिख ही नहीं सकते हैं, ऐਵੇਂ ही आपको कोई कुछ भी कह देता है और आप मान लेते हो। और पीछे इन्होंने टेस्टिंग किया था कि इनको कह दो कि तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, तो लगवा ली, बस ऐਵੇਂ ही कहा था। बस आप कभी लड़े ही नहीं वहां जा करके। सवाल देखो कितना कमाल का है। देखो सवाल आया है, चलो इसी को ले लेते हैं पहले। ये कह रहे हैं बिना आईडी रजिस्ट्रेशन के, सर्टिफिकेशन के अस्तित्व संभव है? मतलब मैं यहां हूं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरा अस्तित्व आपको नजर आ रहा है? मैं सर्टिफिकेट दिखाऊं तभी मानोगे कि मैं हूं? और वो सर्टिफिकेट कोई और देगा? नहीं, कोई और देगा। मतलब क्या कहेगा, मैंने एक बच्चा पैदा किया, उसका बाप कौन है, उसकी मां कौन है, ये मैं बढ़िया बता सकता हूं कि वो कोई अधिकारी बता सकता है? मैं बताऊंगा ना। उसने जो सर्टिफिकेट बनाया वो मेरे बताने के हिसाब से बनाया, तो मेरा बताना ताकतवर हुआ या उसका सर्टिफिकेट ताकतवर हुआ? मेरे बताए बिना भी लिख सकता है क्या वो कुछ भी? यानी कि मैं बताऊंगा ना मेरे बच्चे का बाप कौन है, या वो बताएगा? दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति बताएगा कि उसके बच्चे का बाप कौन है, लेकिन सरकार कह रही है ना ना हम बताएंगे भाई, तुम जिंदा हो। अरे आप जो जिंदा हो वो भोजन से जिंदा हो, हवा से जिंदा हो, सूरज से जिंदा हो, पानी से जिंदा हो। इनमें से कौन सी चीज सरकार ने बनाई है? जो भोजन खाते हो वो पौधे से खाते हो ना। वो पौधा कहां से भोजन बनाता है? सूरज की रोशनी, जमीन, मिट्टी के मिनरल और हवा पानी से ही बनाता है ना। वो कौन सी चीज सरकार ने बनाई है? अरे कौन से नेता ने बनाई है? वो दुनिया के किसी आदमी ने बनाया कि उसको परमात्मा ने बनाया? तो हमारे सांस परमात्मा चला रहा है कि वो आदमी चला रहा है? तो हमको वो चलाएगा कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे? हम कोई कागज बनवाना चाहे तो बनवाएंगे, कागज नहीं बनवाना चाहे तो नहीं बनवाएंगे। आपको उनकी पढ़ाई चाहिए तो कागज चाहिए। अपना गुरुकुल खोल लो, ऐसी तैसी कराओ। उनको उनकी नौकरी चाहिए तो कागज चाहिए। अपना व्यवस्था काम करने की आपस में मिलजुल के खोल लो, ऐसी तैसी कराओ। पहले कागज गांव के आदमी के पास होता था। ये जितने लोग बैठे हैं 40 प्लस के लोग बैठे हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरा भी नहीं है, तो मैं हूं नहीं क्या? मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आज तक नहीं बना। और स्कूल में मास्टर जी पूछते थे कौन सी तारीख लिखे, किसी की जन्म की तिथि लिख दी 15 अगस्त, किसी की लिख दी 1 जनवरी, किसी की लिख दी 1 फरवरी, किसी की जो जी में आए वो लिख दिया और वही मान ली गई। पिता ने कहा कि उस दिन हमारी छोटे वाली जो भैंस है ना, ये 3 दिन की हुई थी, उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है भाई बच्चों की, और वो माननी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? देखो, आपको इन कागजों की जरूरत है उनकी व्यवस्था में उनका गुलाम बनने के लिए। इन कागजों की व्यवस्था आपको समाज में रहने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं वो ये है कि कागज का गुलाम हो गए तो भैया फिर तो आपको बख्शने वाले नहीं है ये। क्योंकि आधार कार्ड के साथ ये आपके पानी का बिल, बिजली का बिल, आपके पैन नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपके जमीन के कागज, आपके घर के कागज, आपके खेत के कागज, आपके और जितने आईडी हैं वो सारी की सारी कनेक्ट कर रहे हैं ना। यानी कि अगली बार जब इनको अगली वैक्सीन लगानी होगी तो ये बोलेंगे या तो अगली डोज लगवाओ, नहीं तो तुम्हारा आधार कार्ड बंद कर देंगे। आधार कार्ड बंद और आपका सब बंद। तो आपको गुलाम होना है
100 बार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये बनवाने का ये लाभ है, ये नुकसान है, आपको वो नुकसान झेलना है, झेलो। और नहीं बनवाओगे तो आपको वो क्या कहेंगे। आधार कार्ड और बाकी के सर्टिफिकेट केवल एक चीज के लिए जरूरी है, यदि आपको सरकार से कोई लाभ चाहिए तो। आई बात समझ में? आपको अपने बच्चे के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, आपको स्टाइफंड चाहिए, आपको पेंशन चाहिए, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी, सारे देश के लोगों को चोर बताया और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। कमाल की बात यह है, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये लोग ना 2-2 बार ले जाते हैं पेंशन, 2-2 जगह से ले लेते हैं स्टाइफंड, 2-2 जगह से ले लेते हैं सब्सिडी, इसलिए हमको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा। उसको उन्होंने आधार कार्ड का नाम दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लॉज में डाल दिया कि भैया आधार कार्ड मांगना बिल्कुल गलत है, जबरदस्ती करना तो और भी गलत है, और आधार कार्ड ना देना किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हो तो वहां आपको देना पड़ेगा, उस चोरी को रोकने के लिए खाली। तो आप चोर हो तो आधार कार्ड दो। आई बात समझ में? मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और मैं अपना बैंक खाता भी एक्सेस नहीं करता हूं, तो क्या मैं जिंदा नहीं हूं? और ये पिछले 10 साल की से बोल रहा हूं मैं आपको, तो मैं चल रहा हूं ना, मैं चल रहा हूं ना, मेरा काम चल रहा है ना, और ये चलता रहेगा। या आगे अगली बात है, क्या इनके बिना अधिकार सुविधाएं मिलेंगी? हाँ, सुविधाएं हैं, बस अधिकार तो मिलेंगे, अधिकार रोकने की औकात सरकार की नहीं है, सुविधाएं हैं, उनको रोक सकते हैं वो आप। हम क्यों बाध्य हों अपना आइडेंटिफिकेट देने के? क्या हम इनके बिना स्वास्थ्य सेवा, न्याय, जिन्हें संसाधनों के अधिकारी होंगे? हम अधिकारी हैं, असल में मालिक ही हम हैं। आप लोग जनवरी 2025 में, हम 24 तारीख को हो सकता है एक बड़ी रैली करें, उसमें 1 लाख लोग आ जाइए, पूरे भारत से आधार कार्ड की अनिवार्यता को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जड़ से, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। सरकार से अलग व्यवस्था बनाकर हम एनडब्ल्यूओ से बच सकते हैं। क्या हम कैमट्रेल, वैक्सीनेशन, पैंडेमिक, लॉकडाउन, सीबीडीसी का दबाव होगा? सब दबाव होंगे भाई, सारे दबाव होंगे। सरकार को संसाधनों से मुक्त करके वापस आम व्यक्ति समाज को कैसे दे सकते हैं? करेंगे इसके ऊपर चर्चा, लंबी चर्चा की, कैसे दे सकते हैं। देखो, आप सारे साथियों में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहेंगे भैया हमको तो बता देना कहाँ मरना है, कहाँ मारना है। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो लिखित काम कर सकते हैं, बहुत सारे साथी वकालत का काम कर सकते हैं, बहुत सारे साथी अपने अपनी तरह से अलग अलग एंगल से काम कर सकते हैं। तो आप सब साथियों को पहले अपना रोल निर्धारित करना पड़ेगा इसमें, फिर जहां चर्चा करने की बारी आएगी, ये चर्चाएं लंबी चर्चा करने की बात है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये व्यवस्था अगर हमने अपनी बना ली तो इनकी व्यवस्था के लिए जगह कहीं बचेगी नहीं। उसका पूरा इंतजाम अपने पास, पूरा ब्लूप्रिंट है, पूरा सिस्टम तैयार है। हमको सिर्फ आदमी चाहिए, आदमी जो समझे हुए हों, भीड़ नहीं। भीड़ तो 1 लाख लोगों की हम आज इकट्ठी कर सकते हैं, भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ तो क्या 200-500 रुपए में दिहाड़ी पे आता है आदमी, को दिक्कत नहीं है।